डिस्क्लेमर। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, जिसे सिर्फ मनोरंजन के लिए एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति, परंपरा या समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मिस्टिक स्टोरी हब पर नए हैं, तो दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। 161 रोहन गुप्ता दीवार के पास आए और धीरे धीरे ऊपर चढ़ गए। दीवार वास्तव में सीमेंट में लगे कांच के टुकड़ों से भरी हुई थी, लेकिन उन शरारती बच्चों ने सालों पहले उन्हें तोड़ दिया था। उन शरारती बच्चों ने दीवार के खंभों पर एक सुविधाजनक चढ़ाई का रास्ता भी बना दिया था। इस समय स्टील फैक्ट्री में घुप पर अंधेरा छाया हुआ था। दूर से दिखाई देने वाली विशाल फैक्ट्री बिना किसी रोशनी के अंधेरे में लोगों को निगलती हुई किसी विशालकाय जानवर जैसी लग रही थी। ठंडी हवा बीच बीच में बह रही थी और बीच बीच में चीखें भी निकल रही थीं। इस शांत रात में यह थोड़ा डरावना लग रहा था, लेकिन रोहन गुप्ता डरे नहीं। वे कोई बच्चे नहीं थे। वे इन आवाज़ों के प्राकृतिक कारणों को जानते थे। इससे सिर्फ वही डरता है जो खुद डरता है। वे बचपन से ही अक्सर यहाँ खेलने आते थे और इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ थे। हालांकि उनकी आंखें मूल ऊर्जा ओरिजिन ची की मदद से प्रारंभिक रात्रि दृष्टि प्राप्त कर सकती थीं, लेकिन इसका इस्तेमाल दूरबीन की तरह नहीं किया जा सकता था। उस घनी अंधेरी रात में उनकी नंगी आंखें किसी मशीन जितनी उपयोगी नहीं थीं। इसलिए रोहन गुप्ता ने लापरवाही से अपनी जेब से एक इंफ्रारेड स्कोप निकाला। स्कोप स्वाभाविक रूप से सिस्टम शॉप से था, जहां न केवल आग्नेयास्त्र और गोला बारूद बेचे जाते थे, बल्कि आग्नेयास्त्रों से जुड़े विभिन्न सामान भी अलग से बेचे जाते थे। लाइट और इंफ्रारेड दोनों तरह के स्कोप उपलब्ध थे। वे अंदर की स्थिति समझे बिना अंदर नहीं जा सकते थे। अगर कोई घात लगाए बैठा हो, पहरेदार हो या स्नाइपर हो, तो अगर वे सीधे उन पर गोली चला दें तो उनकी जान जा सकती थी। हालांकि भारत में इस स्तर के अपराधी संभव नहीं थे, फिर भी पछताने से बेहतर है कि सावधानी बरती जाए। अगर वे सिर्फ लापरवाही से मर जाएं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इंफ्रारेड लक्ष्यदर्शी से ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि कहीं भी कोई तापीय प्रतिक्रियाएं नहीं दिख रही थीं। इसके अलावा सर्दियों के बीच वहां एक चूहा भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वे बस अंदर जा सकते हैं। एक बार फिर रोहन गुप्ता ने इलाके का निरीक्षण करने के लिए एक प्रकाश लक्ष्यदर्शी निकाला। सौभाग्य से दूर से हल्की चांदनी और शहर की कमजोर रोशनी आ रही थी, अन्यथा प्रकाश लक्ष्यदर्शी बेकार हो जाता। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, प्रकाश लक्ष्यदर्शी केवल प्रकाश में ही काम करता था। यह कोई रात्रि दृष्टि उपकरण नहीं था। पूरी तरह से अंधेरे वातावरण में यह दृष्टिदर्शी केवल दिखावे के लिए था। इस समय दीवार पर लेटे रोहन गुप्ता फिर से हिचकिचाए। उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं? आखिरकार इसका मतलब तो यही हो सकता था कि वे किसी संकट में पड़ सकते हैं। पिछले जन्म में उन्होंने अपने माता पिता को कभी यहाँ होने वाली किसी घटना के बारे में जिक्र करते नहीं सुना था। यह कोई मामूली बात नहीं होगी और शायद सरकार ने इसे सील कर दिया होगा। इस बिंदु पर उन्हें सुबह में जुटाई गई सशस्त्र पुलिस की बड़ी संख्या याद आई। यह शायद अब की गोलियों की आवाज़ से संबंधित था। बेशक ये सिर्फ उनकी अनुमान था और इसकी पुष्टि नहीं हो सकती थी, क्योंकि अगर पुलिस और पहले गोली चलाने वाले व्यक्ति का आमना सामना हो रहा होता तो उन्हें रात भर कोई अलार्म क्यों नहीं सुनाई दिया और दिन में सशस्त्र पुलिस को काउंटी की जांच करते हुए कोई निशान क्यों नहीं दिखा? छोड़ो, वे इसे समझ नहीं पाए। अब सबसे ज्यादा मायने रखता था कि उन्हें इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं। हालांकि वे जानते थे कि वे किसी को बचाने का अवसर चूक सकते हैं, लेकिन वे पहले सिर्फ एक हाई स्कूल के छात्र थे। यहाँ तक कि इस तरह के स्वर्ग विरोधी सिस्टम की मदद से उन्हें निहत्थे युद्ध से डर नहीं लगता था। हालांकि बंदूकधारी डाकुओं से लड़ने में वे कुछ हद तक हिचकिचा रहे थे। उनके पास बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं था और उनका शरीर गोलियों का सामना नहीं कर सकता था। एक छोटी सी गोली उनकी जान ले सकती थी। उन्हें अभी अभी एहसास हुआ कि वे केवल एक थोड़ा मजबूत साधारण व्यक्ति हैं जो लाभ की तलाश और हानि से बचने के 4 शब्दों वाले सिद्धांत से बच नहीं सकते थे। हिचकिचा रहे रोहन गुप्ता ने अचानक अपनी बाईं हथेली पर निशाना साधने वाला स्कोप देखा, फिर खतरे में पड़े अच्छे व्यक्ति के बारे में सोचा। उनके दिल में तुरंत हिम्मत आ गई। धिक्कार है, मैं भी एक बंदूक वाला आदमी हूँ, मुझे किस बात का डर है? इसके अलावा उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वे इतनी दूर तक आ चुके थे। अगर उनके पीछे हटने के कारण कोई अप्रत्याशित गंभीर परिणाम हुए तो यह उनकी अंतरात्मा पर बोझ बन जाता। मन बना लेने के बाद रोहन गुप्ता ने दांत पीसकर दीवार के ऊपर से कूद लिया। नीचे सीमेंट का फर्श था, जिस पर बिखरे हुए चूने के टुकड़े पड़े थे। जहां तक चल स्टील की बात थी, वो बहुत पहले बिक चुका था। कई शरारती बच्चे अक्सर स्टील फैक्ट्री में घुसकर स्क्रू और छोटे छोटे टुकड़े निकालकर बेच देते थे,
किसी को परवाह नहीं थी। वैसे भी ये स्टील फैक्ट्री ध्वस्त होने वाली थी और किसी को परवाह नहीं थी कि ये छोटी मोटी चीजें ले जाई जा रही थीं। छिपे हुए पहरेदार से आश्चर्य में न पड़ने के लिए रोहन गुप्ता केवल इंफ्रारेड स्कोप पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ सकते थे। उनकी आंखें और कान मूल ऊर्जा से बढ़ाए गए थे, इसलिए वे ठोकर खाकर नहीं गिरते। उन्होंने 500 मीटर की दूरी को सबसे नज़दीकी फैक्ट्री बिल्डिंग तक पहुंचने में 10 मिनट से ज़्यादा समय लिया। दीवार के सहारे खड़े होकर रोहन गुप्ता का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये बहुत ही रोमांचक था, जैसे कोई गेम खेलना, लेकिन हारने की कीमत उनकी अपनी जान थी। रोहन गुप्ता ने गहरी सांस ली। उन्होंने एक M1911 रिडीम किया, उसमें साइलेंसर लगाया। सिस्टम लगभग हर तरह के आग्नेयास्त्र के लिए साइलेंसर स्थापना सेवाएं प्रदान करता था। अगर उन्होंने इसे पहले से नहीं चुना होता तो उन्हें इसे फिर से खरीदना पड़ता। वे मूल रूप से एक विशेष साइलेंसर पिस्तौल का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन वे सभी बहुत बदसूरत थीं। उन्होंने कुशलता से गोली लोड की, सावधानी से राउंड चैम्बर किया, चट गोली बैरल में प्रवेश कर गई, फायरिंग पिन के शुरू होने की प्रतीक्षा में। हफ, ये बहुत ही पागलपन था। उनकी तर्जनी ट्रिगर पर थी। रोहन गुप्ता का हाथ थोड़ा कांप रहा था। ये पहली बार था जब उन्होंने लोड की हुई बंदूक पकड़ी थी। जब वे अपने चाचा के यहाँ थे तब उन्होंने गोलियां लोड करने की हिम्मत नहीं की थी। डर था कि कहीं गलती से ट्रिगर दब न जाए, जिससे बड़ी मुसीबत हो सकती थी। धम, एक और गोली की आवाज़ और एक पल में उन्होंने गोलीबारी की दिशा पहचान ली। यह नदी के किनारे से आ रही थी। उन्हें याद आया कि यह स्टील फैक्ट्री का कर्मचारी आवास क्षेत्र था, जो नदी के पास स्थित था, और वहाँ एक बड़ा खेल का मैदान भी था जहाँ कर्मचारी आराम से व्यायाम कर सकते थे और मीटिंग में भाग ले सकते थे। रोहन गुप्ता ने लापरवाही से गोली की आवाज़ की दिशा में नहीं दौड़े। इसके बजाय वे धीरे धीरे स्टील फैक्ट्री की इमारतों के बीच से रास्ता बनाते हुए इंफ्रारेड निशाना स्कोप के साथ ये देखते रहे कि कहीं कोई पहरेदार तो नहीं है। उनके हाथ थोड़े पसीने से तर थे। वे भी डर रहे थे। मृत्यु के सामने कोई भी कभी ज़्यादा सतर्क नहीं हो सकता। अगर उन्हें अचानक गोली मार दी गई तो ये सिर्फ इज्जत खोने की बात नहीं होगी, वे अपनी जान गंवा देंगे। वे पहले से ही बचाव के लिए आकर अच्छा काम कर रहे थे। अगर उनकी सावधानी के कारण कोई मर गया तो उन्हें अपराधबोध नहीं होगा। जैसा कि हरीश लाल लेंग ने कहा था, दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को सुरक्षित रखना जरूरी है। जल्दबाजी करने वाले लोग अक्सर बुरे अंत का सामना करते हैं। वे इतने निस्वार्थ नहीं हैं। धीरे धीरे फैक्ट्री के मैदान से गुजरते हुए उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं देखा, जिससे रोहन गुप्ता की नसें कुछ शांत हुईं। हालांकि रोहन गुप्ता सीधे खेल के मैदान की ओर नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने नदी के किनारे एक फैक्ट्री बिल्डिंग पर चढ़ाई की, जहां स्टील सामग्री रखी जाती थी। बाहर एक सीढ़ी फैक्ट्री की छत तक जाती थी। वे धीरे धीरे चढ़े, सावधानी बरतते हुए कि कोई आवाज़ न हो, हर कदम पर आगे देखते हुए। छत तक पहुंचने में उन्हें अच्छे 5 मिनट लगे। सब कुछ सुरक्षित था और उन्होंने स्टील की छत की पैनलों पर कदम रखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे पतले थे और कदम रखने पर तेज आवाज़ करते थे। उनका एकमात्र विकल्प था कि वे ज़्यादा चौड़े नहीं स्टील बीम के साथ धीरे धीरे चलें। धीरे धीरे आकार की छत के केंद्र तक पहुंचकर उन्होंने अपने इंफ्रारेड स्कोप के माध्यम से आगे क्या है ये जांचा। अचानक उनकी नज़र में 4 तापीय संकेत दिखाई दिए, ठीक सामने खेल के मैदान के किनारे पर, नदी के पास। कुछ ग्रामीण इस जगह का उपयोग सरसों की खेती के लिए करते थे। 1 किलोमीटर के दायरे में कोई आत्मा नहीं थी। खेल का मैदान खरपतवार से भरा हुआ था। नदी का ध्वनि रोधक प्रभाव भी था। कोई आश्चर्य नहीं कि डाकू बिना डर के बंदूकें चला रहे थे। उन्होंने जल्दी से हाथ में पकड़ा हुआ इंफ्रारेड स्कोप रख दिया, गंदगी की परवाह किए बिना, और सीधे बड़े आई बीम पर लेट गए, कम रोशनी वाले स्कोप के माध्यम से झांकते हुए। उन्होंने दूर में 2 आकृतियां देखीं, दोनों के पास पिस्तौल थीं। दूरी इतनी ज्यादा थी कि मॉडल की पहचान नहीं हो सकी। उन्हें पिस्तौल के मॉडल की पहचान करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि सिस्टम शॉप में कोई भी मॉडल था जिसके साथ वे खेलना चाहते थे। इतने समय बाद उन्हें आग्नेयास्त्रों के प्रति अपनी शुरुआती उत्तेजना का अधिकांश हिस्सा खो चुका था। इसके अलावा वे लगभग 150 मीटर दूर थे और पृष्ठभूमि में नदी की गर्जना के साथ वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि वे क्या कह रहे थे। जहां तक बाकी 2 की बात थी, वे बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग और एक युवा, स्पष्ट रूप से नुकसान में थे। उनके हिलते हुए होंठों को देखकर वे समझ नहीं पाए कि वे क्या कह रहे थे। रोहन गुप्ता एक पल के लिए घबरा गए। वे अभी तक ये नहीं समझ पाए थे कि अच्छा कौन है और बुरा कौन। वे सिर्फ बंदूक पकड़े हुए किसी को गोली नहीं मार सकते थे। अगर उन्होंने गलत व्यक्ति को मार दिया तो क्या होगा? तब रोहन गुप्ता की आंखें चमक उठीं। धिक्कार है, वे कैसे भूल गए कि उनके पास मूल ऊर्जा थी। पहले हर दिशा में नजर रखने और सब कुछ सुनने के लिए उन्होंने अपनी मूल ऊर्जा को 2 हिस्सों में बांटा था, एक आंखों के लिए और एक कानों के लिए। अगर वे इसे पूरी तरह अपने कानों पर केंद्रित कर दें तो शायद वे सब कुछ ठीक से सुन सकते थे। रोहन गुप्ता ने जल्दी से अपनी आंखों से ऊर्जा को अपने दाहिने कान में खींच लिया। तुरंत दूसरी तरफ से आवाज़ें स्पष्ट हो गईं।
हालांकि पर्यावरण का शोर अभी भी तेज था, अगर वे ध्यान से सुनते तो उनका दिमाग इसे कुछ हद तक फिल्टर कर सकता था। उस क्षण एक आवाज़ उनके पास पहुंची, वर्मा चाचा, मैंने आपके साथ गलत किया। पिछले हफ्ते आपको घर वापस जाना चाहिए था। आप स्कोप के माध्यम से देखते हुए ये स्पष्ट था कि ये शब्द बैठे हुए युवक ने बोले थे। युवा मालिक, जब से आपके पिता ने हमें, दादा पोते को, अपने पास रखा, मेरी जिंदगी आपके पिता की हो गई। इसके अलावा मेरे पास अब घर पर कोई नहीं बचा। मेरा पोता ऑस्ट्रेलिया में एक परिवार के साथ बस गया है। अभी आप और आपके पिता मेरे परिवार हैं। अगर मैं आपके साथ मर सकता हूं तो मैं खुद को संतुष्ट मानूंगा, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। युवक के दोबारा बोलने से पहले एक बंदूकधारी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम दोनों इस भावुकता से हमें बीमार कर रहे हो। क्या तुम वाकई यह नहीं बताने वाले कि तुम्हारा परिवार अपना पैसा कहाँ रखता है? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं। अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं पहले की तरह खाली धमकियां नहीं दागूंगा। एक बार मना करो और मैं उसकी टांगों में गोली मार दूंगा। 5 बार मना करो और मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसने बोलना खत्म किया और अपनी बंदूक उठाकर बुजुर्ग की बाईं टांग पर निशाना साधा। बुजुर्ग बिना डरे बंदूकधारी को घृणा से घूरने लगे। सपने देखते रहो, ये पैसा हमने मेहनत से कमाया, पूरी तरह से वैध तरीके से। तुम लोग नाशुक्रे हो। मैंने नियमों के अनुसार तुम्हारा टोल पहले ही चुका दिया है, फिर भी तुम हमारी संपत्ति पर लालच कर रहे हो। मैं ये पैसा बैंक को देने को तैयार हूं, तुम्हें नहीं। तुम हमें मार ही डालो, युवक ने गुस्से में कहा। ये सुनकर रोहन गुप्ता ने तुरंत स्थिति समझ ली। बंदूक पकड़े हुए लोग स्पष्ट रूप से खलनायक थे। भले ही वे यह नहीं समझ पाए कि युवक का टोल से क्या मतलब था, उन्हें वे लोग भी पसंद नहीं थे जो निष्पक्ष नहीं खेलते, लोगों का पैसा लेने के साथ साथ उनकी संपत्ति पर भी लालच करते हैं। इतना ही नहीं, वे उन्हें मारने की योजना बना रहे थे। इन लोगों में कोई पेशेवर नैतिकता नहीं थी और उन्होंने तुरंत उन्हें बुरे लोगों की श्रेणी में डाल दिया। अब तक रोहन गुप्ता ने अपना फैसला कर लिया था, उन्हें बचाना था। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए और किसी भी क्षण मौत की आशंका को भांपते हुए रोहन गुप्ता ने गोदाम से जल्दी से एक बंदूक निकाली। यह एक जर्मन निर्मित G36 लाइट असॉल्ट राइफल थी, जिसका डिज़ाइन उन्हें खास तौर पर पसंद था। स्थानीय पुलिस बल को परेशानी में डालने से बचने के लिए उन्होंने विदेशी आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल करना चुना। सड़क पर कहीं खोई हुई स्थानीय बंदूक का ख्याल ही अनगिनत लोगों को परेशान कर सकता था और कुछ लोगों का तो साल भी बर्बाद कर सकता था, खासकर चूंकि रिया गुप्ता कीन युगांग स्थानीय पुलिस स्टेशन की प्रमुख थीं और रोहन गुप्ता के साथ उनका व्यवहार अच्छा था, इसलिए उनके लिए परेशानी खड़ी करना बेमानी था। क्लिक, उन्होंने बंदूक लोड की, स्कोप की प्रकाश तीव्रता को समायोजित किया। सिस्टम शॉप का यही फायदा था, इससे हैंडगन के अलावा किसी भी बंदूक के लिए स्कोप को कस्टमाइज किया जा सकता था। कम रोशनी वाले स्कोप से रोहन गुप्ता ने विरोधी की छाती पर निशाना साधा। टीवी पर जो कुछ उन्होंने देखा था उसका अनुकरण करते हुए उन्होंने अपने मन और श्वास को स्थिर किया ताकि दूरबीन हिलने से बच सके। ठंडी हवा के बावजूद उच्च आवर्धन क्षमता और मात्र 100 मीटर से अधिक दूरी के कारण उनके द्वारा निशाना चूकने की संभावना कम थी। उन्होंने अपनी उंगली ट्रिगर पर रखी। ठंडी हवा के बावजूद उनके हाथ में पसीना आ गया और उनकी हृदय गति काफी बढ़ गई। यह वास्तविक हत्या थी, कोई खेल नहीं। रोहन गुप्ता ने गला साफ किया। धिक्कार है, उन्होंने सोचा, चलो इसे CF क्रॉस फायर खेलने जैसा ही समझते हैं। आखिरकार वे ट्रिपल व लेवल के थे और डरने की कोई बात नहीं थी। इसके अलावा इतनी दूरी और इतने अंधेरे में वे कम रोशनी वाले दूरबीन से खून के छींटे नहीं देख पाएंगे, ये बस रंगीन पानी जैसा दिखेगा। हो वीरज सिंह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने बुजुर्ग की जिंदगी की इतनी परवाह नहीं करोगे। कितने अफसोस की बात है कि तुम्हारे परिवार ने जो पहले किया था वो तुम्हें अब इस देश में रहने नहीं देगा। और क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम देश लौटकर चैन की जिंदगी जी सकोगे? तुम बहुत नासमझ हो। अब तुम्हारे परिवार का हर सदस्य हमारी निगरानी में है। क्या तुम्हें लगता था कि आज सुबह पुलिस को फोन करने से कोई मदद मिलेगी? वो कमबख्त पुलिस वाले तो बस हमारी हथेली में घूम रहे थे और हमने उनका ध्यान पड़ोसी काउंटी की तरफ मोड़ दिया है, उस आदमी ने कहा जिसने पहले ही तिरस्कार भरे लहजे में बात कर ली थी। रोहन गुप्ता ध्यान से सुन रहे थे। साफ था कि यह आदमी बातचीत का नेतृत्व कर रहा था, जबकि दूसरा आदमी हाथ बांधे चुपचाप खड़ा था, जिससे उसकी सतर्कता का अभाव झलक रहा था। शायद उसे लगा होगा कि इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और तो और, जैसे ही उन्होंने उस आदमी को पुलिस का अनादर करते सुना, उनके मन में नाराजगी की लहर दौड़ गई। आखिरकार उनकी अपनी चाची भी तो पुलिस वाली थी। जमीन पर बैठे वीरज सिंह इन शब्दों को सुनकर पीले पड़ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि सुबह पुलिस को किया गया उनका फोन बेकार गया था। फोन करने के तुरंत बाद उन्हें पकड़ लिया गया था और पुलिस ने कोई रोड ब्लॉक या वाहन जांच नहीं की थी। पता चला कि इन लोगों ने उनका ध्यान भटका दिया था। इन लोगों की मजबूत जासूसी रोधी क्षमताओं को देखकर वीरज सिंह को डर था कि उनका परिवार गंभीर खतरे में है।
उन्हें अफसोस हुआ कि देश लौटने के तुरंत बाद उन्होंने पुलिस की सुरक्षा नहीं मांगी थी। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो शायद वे इस मुसीबत में नहीं पड़ते। जेल में जाना या निगरानी में रहना भी मौत से बेहतर था। वीरज सिंह का परिवार शुरुआती वर्षों में अकाल के कारण म्यांमार भाग गया था। बाद में कई भाग्यशाली परिस्थितियों और स्थिति की मजबूरियों के कारण उनका परिवार गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में एक छोटा सशस्त्र बल बन गया। हालांकि उन्होंने नशीले पदार्थों की तस्करी में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि वे मुख्य रूप से जैड, आभूषण, सोना और ऐसे ही कारोबार में लगे थे। उन्होंने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में सभी अफीम के खेतों को उखाड़ फेंका, उनकी जगह चावल और अन्य अनाज बोए। वे काफी अच्छा जीवन जी रहे थे। विवेकपूर्ण संचालन और भारतीय होने के फायदे के कारण इतने सालों के विकास के बाद उनके नियंत्रण वाला क्षेत्र हजारों वर्ग किलोमीटर में फैल गया था, जिसमें 20 से 30 हजार लोग रहते थे और उनके पास लगभग 800 सशस्त्र कर्मी थे। वे गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में जैड के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गए थे। क्षेत्र के कई अन्य सशस्त्र समूह उनके द्वारा खनन किए गए जैड, रत्न और सोने को उन्हें बेचते थे और वे इसके लिए भारी सेवा शुल्क लेते थे। इसके अलावा वे दुर्लभ लकड़ी और हर्बल सामग्री का भी व्यापार करते थे। हालांकि चूंकि क्षेत्र में इतने सारे सशस्त्र समूह थे, उनके प्रतियोगी होना स्वाभाविक था। चूंकि उनके बीच कोई सीधा प्रतिस्पर्धा नहीं थी, वे आमतौर पर सामंजस्य में रहते थे। शुरुआती 7 से 8 वर्षों के दौरान क्षेत्रीय विवादों को छोड़कर जैसे जैसे मुनाफा मुख्य फोकस बन गया, संघर्ष धीरे धीरे कम हो गए। हालांकि वे कभी कभी होते रहते थे। एक बार एक संघर्ष में उनके चाचा और चचेरे भाई की मौत हो गई थी। केवल वीरज सिंह के पिता, वे स्वयं और उनके चाचा का एक दत्तक पुत्र बचे थे। वीरज सिंह के पिता ने उस दत्तक पुत्र को अपने धर्मपुत्र के रूप में स्वीकार किया था। आश्चर्यजनक रूप से हाल ही में पास के एक बड़े सशस्त्र समूह का नेता गोली मारकर मारा गया था। जब उसका क्रूर बेटा सत्ता में आया तो वीरज सिंह ने जानबूझकर शोक समारोह में भाग लिया, यह उम्मीद करते हुए कि नए नेता के साथ अच्छे संबंध बनाए जा सके। शुरू में उनकी बातचीत खुशी से हुई थी, लेकिन एक हफ्ते बाद नए नेता ने उनके क्षेत्र को हड़पने के लिए सैनिक भेजे। उसका लहजा घमंडी था और उसकी शर्तें कठोर थीं। अगर वे सहमत हो जाते तो उन्होंने इतने सालों में जो कुछ बनाया था वह सब खो देते। वे उसके लिए पैसे कमाने का साधन बन जाते। उसकी निगरानी में स्वाभाविक रूप से वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। सभी जानते थे कि दूसरा पक्ष नशीले पदार्थों के कारोबार में था। अगर उनका क्षेत्र हड़प लिया जाता तो उनका क्षेत्र गंदा और अराजक हो जाता, खासकर जब नया नेता अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। अगर वह वीरज सिंह के क्षेत्र के लोगों को नियंत्रित करता तो कई निर्दोष लोग पीड़ित हो सकते थे। चूंकि दोनों पक्ष झुकने को तैयार नहीं थे, कई असफल हड़पने की कोशिशों के बाद झड़पें हुई। उनकी ओर से 100 से अधिक लोग मारे गए, खासकर जब दूसरा पक्ष कहीं से कई बड़े हथियार हासिल कर लिया। उन्होंने टैंक और बख्तरबंद वाहन भी प्राप्त किए। हालांकि वे भी इन्हें खरीदना चाहते थे, लेकिन उन्हें समय पर कोई हथियार डीलर नहीं मिला। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उनके पास इन वाहनों को चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मी नहीं थे। प्रशिक्षण में बहुत समय लगता। स्वाभाविक रूप से उन्हें भयानक नुकसान हुआ, क्योंकि उन्हें लगातार पीछे हटना पड़ा। उन्होंने अपने क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा खो दिया और 100 से अधिक लोग मारे गए। बहुत बाद में उन्हें पता चला कि दूसरी पार्टी ने उन उपकरणों को चलाने के लिए अस्थायी कर्मचारियों को काम पर रखा था। अन्यथा केवल तोपखाने वाला एक सशस्त्र बल अचानक टैंक चलाने वाले लोगों को कैसे ला सकता था? जब चीजें वापसी के बिंदु से आगे बढ़ गईं और उनके चचेरे भाई को दुश्मन ने पकड़ लिया, तो उन्होंने अपने पिता को वैकल्पिक विकल्प तलाशने के लिए मनाया। अपने इस दत्तक पुत्र को मरने से बचाने के लिए उन्होंने दुश्मन की आत्मसमर्पण की मांग को मानने का नाटक किया। उनके चचेरे भाई को रिहा करने के बाद किसी और के लिए पैसे कमाने का साधन बनने की इच्छा न होने के कारण वे अपने अधिकांश विश्वसनीय अनुयायियों और कुछ इच्छुक नागरिकों के साथ रातों रात म्यांमार सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्र में भाग गए। उन्होंने लोगों को अपने लिए कुछ पैसे दिए और अंततः एक परिचित स्रोत के माध्यम से तस्करों की मदद से भारत पहुंच गए। कई चक्कर काटने के बाद वे और उनके पिता पड़ोसी चुनवु काउंटी में खत्म हुए। देश में लौटने वाले 5 लोग थे। वे स्वयं, उनके पिता, उनका चचेरा भाई, सामने बैठे वर्मा चाचा और एक अंगरक्षक। चुनवु काउंटी में पहुंचने के बाद उन्हें लगा कि वे आखिरकार आराम कर सकते हैं और शांति से रह सकते हैं। लेकिन परसों उन्होंने गलती से देखा कि उनका पीछा किया जा रहा था। याद करने और पहचान करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह वही तस्करी करने वाली टीम थी जिसने उन्हें भारत में प्रवेश करने में मदद की थी। इन लोगों के दुर्भावनापूर्ण इरादों को देखकर उनके पिता, वीरज शर्मा, ने अलग अलग भागने का फैसला किया। फोन के माध्यम से संपर्क बनाए रखते हुए वे और वर्मा चाचा छोटी सड़कों से पूरे दिन भागे, फिर काउंटी शहर में एक होटल में पहुंचे और चेक इन किया। उन्होंने अपने पिता को सूचित करने के लिए एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजा। लेकिन जब वे सुबह जल्दी उठे तो उन्हें फिर से दुश्मन के लोग दिखे और उनके पिता का फोन अनुपलब्ध था। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उनके पिता के साथ कुछ हुआ होगा, इसलिए उन्होंने भागने के बजाय पुलिस को फोन करने का फैसला किया। अब उनके पिता शायद खतरे में थे। उनकी एकमात्र उम्मीद पुलिस से मदद मांगना थी।
हालांकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि पुलिस के उनकी सहायता के लिए आने से पहले ही दुश्मन ने उन्हें होटल में ढूंढ लिया। उन्हें जबरदस्ती एक कार में डाल दिया गया और दुश्मन के 3 अन्य लोग पुलिस को भटकाने के लिए चले गए। उनका लक्ष्य उनके परिवार द्वारा वर्षों से जमा की गई दौलत थी, जो $50 मिलियन से अधिक थी। और बातें नहीं, बस मुझे मार डालो, तुम लोग मुझसे वह पैसा कभी नहीं ले पाओगे, वीरज सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। चाहे वे बोलें या चुप रहें, मौत तो तय थी, इसलिए और बात करने का कोई मतलब नहीं था। केवल उन्हें और उनके पिता को उस पैसे का खाता और पासवर्ड पता था। कम से कम वे निश्चित रूप से इसे प्रकट नहीं करेंगे। भले ही उन्हें दुश्मन से पता था कि उनके पिता का पीछा किया जा रहा था और उनकी निगरानी हो रही थी, लेकिन अगर उनके पिता बच निकलने में कामयाब हो गए तो कम से कम जीने के लिए कुछ पैसा तो बचेगा, ताकि वे भूखे न मरें। तुम्हारा न बोलना ठीक है। क्या तुम वाकई सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? भले ही तुम न बोलो, तुम्हारा छोटा भाई बोलेगा। एक बार जब तुम्हारा भाई तुम्हारे पिता से खाता और पासवर्ड ले लेगा। हा, नेता ने ठहाका लगाया। क्या तुमने कहा मेरा भाई? वीरज सिंह ने सदमे में पूछा। वे बेवकूफ़ नहीं थे, उन्होंने तुरंत नेता के शब्दों में छिपा अर्थ समझ लिया। शुरू में उन्हें लगा था कि उनकी लापरवाही के कारण उनका पीछा किया गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनके बीच एक गद्दार था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह उनका अपना छोटा भाई होगा, जिसके साथ वे 1 दशक से अधिक समय तक रहे थे। वे वास्तव में उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, उसे अपने सगे भाई की तरह मानते थे। अब पीछे मुड़कर देखने पर यह स्पष्ट था कि उनके भाई के असामान्य व्यवहार के संकेत थे। ये भाई उनके दूसरे चाचा द्वारा गोद लिया गया एक स्थानीय अनाथ था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना नाशुक्रा होगा। धिक्कार है, कोई आश्चर्य नहीं कि उनका भाई रास्ते में इतना अजीब व्यवहार कर रहा था, चीजों में देरी कर रहा था और बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। उन्हें ये भी याद आया जब उनके पिता ने पहली बार देखा कि उनका पीछा किया जा रहा था। उनके पिता पुलिस को ढूंढना चाहते थे, लेकिन उनके भाई ने उन्हें रोक दिया था। उनके भाई ने दावा किया था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर सकती थी। वे जेल में नहीं जाना चाहते थे और भागने की उम्मीद बनाए रखते हुए उनके पिता ने तब अलग अलग भागने का प्रस्ताव दिया था। तुमने क्या सोचा? देश बहुत बड़ा है, अगर वो न होता तो हम तुम लोगों को ढूंढ ही नहीं पाते। नाराज होना, तुम्हारा भाई तुम्हारे परिवार की जमा पूंजी पर कब से नजर गड़ाए बैठा है। वो जानता था कि तुम्हारे पिता उसे ज्यादा कुछ नहीं देंगे, इसलिए उसने रास्ते में हमें ढूंढ लिया और तुम्हारे परिवार की दौलत हड़पने के लिए साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। उसे बस उसका 5वां हिस्सा चाहिए था। हमारे बीच मतभेद था। कुछ बुजुर्ग लोग नियमों का सख्ती से पालन करते थे और हम रास्ते में उन पर अमल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, वरना तुम कैसे सुरक्षित घर लौट पाए? उस आदमी ने बात पूरी की और जोरदार ठहाका लगाया। हा, सच में परिवार में चोर से बचना मुश्किल है। वह जानवर और तुम नियम तोड़ने वाले कमीने, यहाँ तक कि बाहरी लोगों के साथ मिलकर साथ ही देशवासियों को धमकाते हो। वीरज सिंह ने गुस्से से हंसते हुए दांत भींचकर जवाब दिया। अरे तुम गलत हो। तुम लोगों ने विदेश में इतना पैसा कमाया है, उसमें से कुछ हमारे साथ बांटना ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? जाओ और चाहो तो गाली दे दो, वैसे भी तुम जल्दी ही मर जाओगे। मैं तुम्हारा सिर लेकर उस बूढ़े की सारी उम्मीदें मिटा दूंगा। जब तुम्हारे पिता को तुम्हारी मौत के बारे में पता चलेगा तो हो सकता है कि वे तुम्हारे भाई को बता दें। इसलिए उस आदमी ने व्यंग्य करते हुए अपनी बंदूक वीरज सिंह के सिर पर तान दी। किनारे से सुन रहे रोहन गुप्ता अवाक रह गए, सोच रहे थे ये बेवकूफ़ कहाँ से आ गया। इतने सालों से इतने सारे भारतीय टीवी सीरियल देखने के बाद भी क्या इसे कोई बुनियादी तर्क नहीं आता? किसी जिंदा इंसान से धमकाना मरे हुए इंसान से डराने से कहीं बेहतर है। ऐसा लग रहा था जैसे इस आदमी के दिमाग को किसी गधे ने लात मार दी हो। इस समय वर्मा चाचा दौड़कर आए और अपने शरीर से वीरज सिंह को ढक लिया। उनका चेहरा दृढ़ था, उनकी मुद्रा मौत का सामना करने के लिए तैयार थी। वीरज सिंह उन्हें वहां से हटने के लिए मना नहीं पाए। आखिरकार उन्होंने परवाह नहीं की। खैर, मौत तो देर सवेर आनी ही थी। ऐसा लग रहा था कि वे इस दयालुता का बदला अगले जन्म में ही चुका पाएंगे। बूढ़े, तुम इतने उत्सुक हो तो पहले मर सकते हो, नेता ने अश्लीलता से व्यंग्य किया। वर्मा चाचा की छाती पर निशाना साधते हुए ट्रिगर दबाने की तैयारी कर रहा था। वो इस समय वीरज सिंह को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं था। वह बस उसे डराना चाहता था, और वह बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं था। जहां तक इस वर्मा चाचा की बात है, तो अगर वह मर भी गया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसे केवल सीने में ठंडक महसूस हुई। उसने सोचा था कि बूढ़े आदमी के शरीर पर खून का एक छेद बन जाएगा, लेकिन वास्तविकता ये थी कि उसके शरीर की ताकत खत्म हो गई थी और वह पीछे की ओर गिर रहा था। इसके अलावा उसने गोली चलने की आवाज़ भी नहीं सुनी। स्नाइपर बेहोश होने से पहले उसके दिमाग में यही आखिरी विचार था। एक हल्की सी आवाज़ के साथ सरसों के कुछ डंठलों को तोड़ते हुए नेता जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं। पहली लड़ाई सफल रही। हालांकि अपने कम रोशनी वाले स्कोप में रोहन गुप्ता खून बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे,
क्योंकि उनकी पूरी दृष्टि हल्के हरे रंग की पृष्ठभूमि में लिपटी हुई थी, जिससे रंगों और वस्तुओं में अंतर करना बेहद मुश्किल हो रहा था। ये डरावना नहीं था, बल्कि किसी डरावनी फिल्म के पृष्ठभूमि रंग जैसा था। जैसे ही उन्होंने ट्रिगर दबाया, उनका दिल स्वाभाविक रूप से थोड़ा घबरा गया। आखिरकार एक जिंदगी तो छीन ली गई थी, पर यह बस एक क्षणिक एहसास था, और उन्हें कोई बेचैनी या उपन्यासों में वर्णित वो मिचली जैसी अनुभूति नहीं हुई जो मुख्य पात्र द्वारा पहली बार हत्या करने पर होती है। रोहन गुप्ता को समझ नहीं आ रहा था कि वे निर्दयी हो गए थे, या अभी की तस्वीर ज्यादा डरावनी नहीं थी, या शायद पुनर्जन्म के बाद उनकी सोच बदल गई थी, जिससे वे इस बेतुके विचार पर विचार करने लगे कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। अरे, मैं क्या सोच रहा हूँ? रोहन गुप्ता को एहसास हुआ कि उनके विचार भटक रहे थे। उन्होंने सिर को हल्के से हिलाया और उन उबाऊ धारणाओं को एक तरफ रख दिया। अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं था। रोहन गुप्ता को पहले अपने सामने आई मुसीबत से निपटना था। अगर दूसरा पक्ष हताश होकर वीरज सिंह और उनके साथी को मार डालता, तो ये बेहद घिनौना होता। अगर वे लोग जिन्हें वे बचाना चाहते थे उनके सामने मर जाते, तो उन्हें नहीं पता था कि उन्हें जिंदगी भर अपराधबोध रहेगा या नहीं। हालांकि इस क्षणिक देरी ने बचे हुए आदमी को सांस लेने का मौका दे दिया, वरना रोहन गुप्ता की तेज रफ्तार को देखते हुए वे दोनों को तुरंत मार सकते थे। नदी किनारे सरसों का खेत। अपने साथी को जमीन पर निश्चल पड़ा देख दूसरा व्यक्ति, जो पहले शांत और संयमित था, उसे अचानक एहसास हुआ कि कोई साइलेंसर लगी बंदूक से उन पर गोली चला रहा है, और उसका चेहरा तुरंत ही घबराहट से बदल गया। उसका नाम कौशल शुक्ला काउजू था। वह दक्षिण भारत का रहने वाला था। प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और सड़कों पर घूमना फिरना शुरू कर दिया। संयोग से वह एक तस्करी संगठन में शामिल हो गया और एक प्रवर्तक के रूप में काम करने लगा। बेशक वह गूंगा नहीं था, बस उसे बात करना पसंद नहीं था। इससे पहले उनके 5 लोगों के समूह ने स्टील फैक्ट्री की खाक छान मारी थी और उन्हें एक भी भिखारी नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने इसे अपनी छुपने की जगह चुना। उन्होंने योजना बनाई कि जब उनके 3 साथी पुलिस को बहकाकर भगा देंगे, तो वे वीरज सिंह को यहीं बंधक बना लेंगे। वीरज सिंह और उनके साथी पूरे दिन स्टील फैक्ट्री में बंधक रहे। रात में जब वे शौचालय जाते हुए भागने की कोशिश करते, तो उन्हें आसानी से पकड़ लिया जाता और कुछ गोलियों से डरा दिया जाता, क्योंकि वे 2 वयस्कों से तेज नहीं भाग सकते थे। सुरक्षित स्टील फैक्ट्री से अभी अभी बाहर निकला था, और जब तक उसने अपने साथी को गिरते नहीं देखा, तब तक वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तब कौशल शुक्ला को एहसास हुआ कि सावधानी दीर्घकालिक सुरक्षा लाती है वाली प्राचीन कहावत कितनी सच है, लेकिन इस बार इसकी कीमत शायद उसकी जान थी। कौशल शुक्ला ने तुरंत एक तरफ छलांग लगाई, कई बार लुढ़कते हुए एक सिंचाई नहर में गिर गया और आखिरकार रुक गया। अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस करते हुए उसने चिल्लाकर कहा, कौन है? उसकी पहली प्रतिक्रिया थी कि वे पुलिस से टकरा गए हैं। उसके दिमाग में इस तरह के उपकरण केवल पुलिस के पास हो सकते थे, आम नागरिकों के पास यह संभव नहीं था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं था। उनके तस्करी संगठन के पास ऐसे उपकरण थे, लेकिन वे उन्हें देश में लाने की हिम्मत नहीं करते थे, केवल विदेश में इनका इस्तेमाल करते थे। ये देखकर वीरज सिंह और वर्मा चाचा भी जल्दी से जमीन पर लेट गए, अपने आसपास का निरीक्षण करने लगे। भले ही हमलावर संभवतः उनकी मदद के लिए आया था, लेकिन कौन जानता था कि वे ज्यादा सोच रहे थे या नहीं। रोहन गुप्ता ने स्वाभाविक रूप से कौशल शुक्ला की आवाज सुनी, लेकिन उसका जवाब देने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। कौशल शुक्ला एक अनुभवी खलनायक था। अगर रोहन गुप्ता जवाब देते, तो कौशल शुक्ला उन पर गोलियों की बौछार कर सकता था, और रोहन गुप्ता को उन्हें चकमा देना पड़ता। ये परेशानी भरा होता। इसके अलावा अगर गलती से रोहन गुप्ता को गोली लग जाती, तो वे निश्चित रूप से लेखक को एक ब्लेड भेज देते। हालांकि खलनायक अक्सर ज्यादा बोलने के कारण मरते हैं, लेकिन कई बार नायक भी ज्यादा बोलने के कारण मर जाते हैं। इस प्रकार तीनों पक्षों के बीच एक गतिरोध पैदा हो गया। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। लोहे की फैक्ट्री में भयानक सन्नाटा था, जो डरावना लग रहा था। लेकिन इस शांत बाहरी हिस्से के नीचे छिपा हुआ संकट सभी के हथेलियों में पसीना ला रहा था, जिसमें उत्साह, डर और चिंता का मिश्रण था। कोई जवाब न देखकर कौशल शुक्ला हैरान था। पुलिस को तो आत्मसमर्पण के बारे में कुछ कहना चाहिए था, तो फिर कोई आवाज क्यों नहीं थी? क्या वे पुलिस नहीं थे? लेकिन कौशल शुक्ला के दिमाग में कई संभावनाएं कौंध गईं। अगर यह पुलिस नहीं थी, तो ये केवल वीरज सिंह द्वारा बुलाई गई मदद हो सकती थी। केवल यही 2 संभावनाएं थीं। जो कोई भी यह कहे कि वे बस वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने एक गोली चलाने का फैसला किया, उसे वो निश्चित रूप से मार डालेगा। हालांकि जो भी हो, उनकी आज की कार्रवाई निश्चित रूप से विफल होने वाली थी। चाहे वो पुलिस हो या वीरज सिंह द्वारा बुलाई गई मदद, भविष्य में वीरज सिंह को फिर से पकड़ना मुश्किल होगा। इसके अलावा अगर वीरज सिंह और उनके साथी अपने पिता वीरज शर्मा से संपर्क करने में कामयाब हो गए और यह जान गए कि उनका छोटा भाई एक गद्दार है, तो उनकी वापसी पर उनकी किस्मत खराब हो जाएगी। इतनी बड़ी रकम गंवाने के बाद उनका क्रूर बॉस निश्चित रूप से उन्हें ढूंढ लेगा। मुख्य बिंदु को समझने के बाद कौशल शुक्ला ने अपने दिल में एक फैसला किया।
धिक्कार है, वीरज सिंह को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। जहां तक दूर में रोहन गुप्ता की बात थी, उन्होंने उन्हें बिल्कुल भी ध्यान में नहीं लिया। उनके साथी की अभी की आवाज़ ज़्यादा तेज नहीं थी, इसलिए रोहन गुप्ता के लिए इसे सुनना असंभव था। इसके अलावा कौशल शुक्ला को यह भी नहीं पता था कि रोहन गुप्ता कहाँ थे। उन्हें चुप कराने की तो बात ही छोड़ दें, अगर वे आज बच गए तो वे संतुष्ट होंगे। ये बात ध्यान में रखते हुए कौशल शुक्ला ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और पहले से ही वीरज सिंह की दिशा में गोली चलाने की तैयारी कर ली। हालांकि जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, रोहन गुप्ता की गोली उसके ऊपर से निकल गई। आह! कौशल शुक्ला ने चीख मारी, अपनी बांह पकड़ ली और ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। रोहन गुप्ता ने फैक्ट्री की छत पर खड़े होकर उपहास किया। तुम मेरे सामने हत्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा अस्तित्व नहीं है? हाथ में गोली लगने के बाद कौशल शुक्ला की पिस्तौल भी जमीन पर गिर गई। डिंग डिंग डिंग! कौशल शुक्ला को पिस्तौल उठाकर वीरज सिंह को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए रोहन गुप्ता ने बिना किसी औपचारिकता के जमीन पर पड़ी पिस्तौल पर 3 गोलियां चलाईं, जिससे वह निष्क्रिय हो गई। देखते हैं अब तुम क्या कर सकते हो, रोहन गुप्ता ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इस बिंदु पर पूरा बचाव अभियान समाप्त हो गया। बंदूक के बिना घायल कौशल शुक्ला अब कोई खतरा नहीं था। अगर उसके पास चाकू भी होता तो भी वीरज सिंह अपने नंगे हाथों से कौशल शुक्ला को आसानी से संभाल सकता था। हालांकि रोहन गुप्ता पूरी तरह से शांत नहीं हो सके। उन्होंने अपनी नज़र वीरज सिंह की दिशा पर गड़ाए रखी। उनका मन तो वीरज सिंह के खेत में गोलियां चलाने का था, लेकिन कौशल शुक्ला के संभावित भयानक अंत के विचार से ही उन्हें डर लग रहा था। वे ऐसा नहीं कर सके। अपनी बंदूक नष्ट होते देख कौशल शुक्ला हक्का बक्का रह गया। बंदूक नष्ट हो जाने के बाद वह कैसे जवाबी हमला करेगा? रोहन गुप्ता जिस चाकू को लेकर चिंतित थे, वह उसके पास था ही नहीं। उसे बंदूक चलाने की इतनी आदत हो गई थी कि वह चाकू का इस्तेमाल बहुत कम करता था। कौशल शुक्ला ने गहरी सांस ली। ये जगह बहुत खतरनाक थी। अगर उसका प्रतिद्वंदी कोई हत्यारा होता तो वह खत्म हो जाता। ये समय बैठकर मौत का इंतजार करने का नहीं था। पास की नदी को देखते हुए कौशल शुक्ला ने एक योजना बनानी शुरू कर दी। उसने गहरी सांस ली, अपनी घायल बांह को धमका और उन्हें अचानक पकड़ने की तैयारी की। रात का फायदा उठाते हुए, भले ही दूसरे पक्ष के पास नाइट विशन उपकरण हो, फिर भी उसके बच निकलने की संभावना ज्यादा थी। इसलिए वह अचानक उठा और नदी किनारे की ओर भागा। हालांकि सपने सुंदर थे, लेकिन वास्तविकता कठोर थी। जैसे ही कौशल शुक्ला नदी की ओर कुछ कदम बढ़ा, रोहन गुप्ता ने उसके पैर में गोली मार दी। आह! मुझे छोड़ दो! कौशल शुक्ला तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, अपने जख्मों को पकड़े हुए और अपनी जान की भीख मांगने लगा। अब उसे कोई खतरा नहीं था। मजबूत गतिशील दृष्टि और युद्ध प्रशिक्षण से प्राप्त पूर्वानुमान क्षमता ने रात्रिकालीन वातावरण के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उन दोनों से निपटने के बाद रोहन गुप्ता का वीरज सिंह के पास जाकर उससे बात करने का कोई इरादा नहीं था। उनके पास और मुसीबत मोल लेने का समय नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि किसी और ने गोलियों की आवाज़ सुनी है या नहीं और पुलिस को सूचना दी है या नहीं। उन्हें वहां से निकल जाना था, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। वीरज सिंह और वर्मा चाचा जमीन पर पड़े थे, हालात को लेकर कुछ उलझन में थे। किसने उनकी मदद की थी? पहले तो उन्हें लगा कि पुलिस ने की है, लेकिन मदद बहुत ज्यादा हिंसक थी। सामने वाले ने उन्हें कोई मौका नहीं छोड़ा और सीधे गोली मार दी। फिर कोई पुलिसवाला बाहर आकर उन्हें हिलने से मना नहीं कर रहा था। दोनों वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि गोली चलाने वाले के पास नाइट विशन उपकरण है। बंदूकधारी की इजाजत के बिना वे दोराहे पर फंस गए थे। रोहन गुप्ता ने उन्हें वहां रुके हुए देखा और समझ गए कि वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने सीधे उनके सामने जमीन पर पड़ी बंदूकों पर गोली चलाई। नदी का किनारा सीमेंट का जमीन नहीं था। उनकी अपनी गोली खेत में घुस गई और शायद वे इसे देख नहीं पाए। जहां तक इसके गलती से किसी को चोट पहुंचाने की बात थी, रोहन गुप्ता को इसकी परवाह नहीं थी। अगर उनकी किस्मत इतनी खराब थी तो यह उनकी गलती नहीं थी। डिंग! उनके सामने पड़ी बंदूक को हिलते और इधर उधर होते देख दोनों डर गए और जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गए। यह नहीं समझ पाए कि अभी क्या हुआ था। वीरज सिंह के केवल थोड़ा पीछे हटने को देखकर रोहन गुप्ता ने वीरज सिंह के सामने पड़ी बंदूक पर 2 और गोलियां चलाईं। अब वह बंदूक शायद पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। तीनों गोलियां एक ही बंदूक पर लगीं। ये स्पष्ट था कि उनका हमलावर बहुत सटीक था। दोनों ने तुरंत समझ लिया कि रोहन गुप्ता का मतलब क्या था। अब जाने का समय था। वीरज सिंह ने अपने साथी के साथ एक नज़र साझा की, सिर हिलाया और चांदनी की याद दिलाते हुए भाग गए। उन्हें पता था कि उन्होंने पुलिस का सामना नहीं किया था। कोई कानून प्रवर्तन अधिकारी उन्हें जाने नहीं देता। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में भागने और फिर पुलिस को फ़ोन करने का मन बना लिया। यह उनका एकमात्र विकल्प था। उन्होंने अभी काउंटी शहर में जाने का फैसला नहीं किया ताकि अन्य पीछा करने वालों से टकराने से बचा जा सके। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि कितने लोग उन्हें मारने के लिए निकले थे। सुरक्षित रहना पछताने से बेहतर था। ये देखकर कि दोनों ने उनका संदेश समझ लिया, रोहन गुप्ता ने राहत की सांस ली। लेकिन दूसरी तरफ शव और जमीन पर पड़े आग्नेयास्त्र एक बड़ी समस्या थे।
अगर वे कल या शायद आज रात ही खोज लिए गए तो बहुत से लोग डर जाएंगे। धिक्कार है, छोड़ो, यह उनकी समस्या नहीं थी। जितना ज्यादा वे करते उतनी ज्यादा गलतियां होने की संभावना थी। अगर शवों को ठिकाने लगाते समय वे पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो वे मुसीबत में पड़ जाते। रोहन गुप्ता ने जल्दी से कारतूस उठाए और तेजी से फैक्ट्री बिल्डिंग से नीचे उतरे। उन्होंने एक पुरानी झाड़ू उठाई और जल्दी से दिखाई देने वाले निशानों को साफ किया। अंत में उन्होंने अपने जूते नदी में फेंक दिए। फैक्ट्री में कम लोगों के आने के कारण बहुत सारी धूल जमा हो गई थी। अगर कोई उनके पदचिह्नों का पीछा करके उन्हें ढूंढ लेता तो मुसीबत उनके दरवाजे पर होती। क्या बेकार दिन था। वे उन पात्रों से जलन महसूस किए बिना नहीं रह सके जो बस गायब हो सकते थे। सबूत नष्ट करना कितना आसान होता। दुर्भाग्य से सिस्टम में ऐसी कोई कार्यक्षमता उनके लिए सक्षम नहीं थी। इसने उन्हें कुछ नहीं बताया जिससे उन्हें कोसने का मन हुआ। सौभाग्य से उपयोग किए गए कारतूसों को सिस्टम में भी संग्रहित किया जा सकता था, वरना उन्हें कारतूसों से छुटकारा पाने का तरीका ढूंढना पड़ता। अगर उन्हें ऐसा करना पड़ता तो वे वाकई मुसीबत में पड़ जाते। उन्हें अपने उंगलियों के निशान से छुटकारा पाने का तरीका भी ढूंढना पड़ता। संभवतः वे अपनी गंध भी छोड़ सकते थे और पुलिस के कुत्ते द्वारा खोज लिए जा सकते थे, जो एक जीता जागता दुस्वप्न होता। अपने से जुड़े सभी निशान मिटाने के बाद रोहन गुप्ता जल्दी से दीवार पर चढ़कर मोहल्ले में वापस आ गए। सुबह के 3 बज चुके थे। वे देर नहीं कर सकते थे। उन्होंने दीवार के शक्तिशाली बल का इस्तेमाल करके खुद को ऊपर की ओर धकेला और कुछ ही छलांगों में वे अपनी खिड़की की चौखट पर पहुंच गए और रैंक कर अंदर घुस गए। जब उन्होंने देखा कि उनके घर में कुछ भी असामान्य नहीं है तो रोहन गुप्ता ने आखिरकार राहत की सांस ली। सोफे पर लेटे हुए रोहन गुप्ता को लगा कि वे पूरी तरह पागल हो गए हैं। वे आधी रात को लोगों को मारने निकले थे। उन्हें कुछ नहीं मिला पर बहुत कुछ दांव पर लगा दिया। उनके दिमाग में एक गांठ जरूर थी। शुक्र है उन्होंने असली खून नहीं देखा था, वरना वे कई दिनों तक परेशान रहते। वूला वूला। तभी अचानक अलार्म बजा और रोहन गुप्ता चौंक कर खड़ा हो गया। उनकी पहले की चिंताएं जायज थीं। किसी ने गोली की आवाज सुनी थी और पुलिस को बुला लिया था। अपराधी होने का मतलब है सत्ता के डर में जीना, रोहन गुप्ता ने कड़वी मुस्कान के साथ सोचा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पुलिस के सायरन की आवाज से भी उन्हें डर लगेगा। ये तो बहुत ही अजीब जमाना है, उन्होंने सोचा। पुलिस जल्द ही घर घर पहुंचेगी। ये बेवजह का शोरगुल होने वाला था। रोहन गुप्ता ने और कुछ सोचने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने अपने रात के कपड़े पहने, कंबल ओढ़ा और सोने की तैयारी की। लेकिन अब उन्हें नींद कैसे आती। हर बार जब वे आंखें बंद करते तो वे रोमांचक दृश्य उनके मन में फिर से उभर आते। उन्होंने उनके बारे में न सोचने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितनी ज्यादा कोशिश करते वे उतने ही ज्यादा स्पष्ट होते जाते। हल्के हरे रंग की पृष्ठभूमि के साथ उन तस्वीरों ने उन्हें किसी डरावनी फिल्म जैसा बना दिया। उन्होंने सोचा, धिक्कार है, अब से इन भूतिया किनारों वाली आंखों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। इंफ्रारेड वाले बेहतर हैं, और अगर वो नहीं तो कम से कम कुछ सामान्य तो, और उन्हें अपने हाथ गंदे करने से बचना चाहिए। आखिरकार वे एक ऐसे आदमी थे जिनके खातों में करोड़ों की नकदी थी। खुद झगड़ों में पड़ना कतई शोभा नहीं देता। उन्होंने एक बार जोखिम तो उठाया था, लेकिन नदी किनारे बिना जूते गीले किए चलना नामुमकिन था। वे लगातार निगरानी में नहीं रहना चाहते थे या जेल नहीं जाना चाहते थे। घर की याद में विदेश भाग जाना भी उनके लिए कोई विकल्प नहीं था। विदेशी धरती पर रहना कतई मनोरंजक नहीं था। खैर, अब से ऐसे गंदे और थकाऊ काम दूसरों को करने दो। उनकी बात करें तो रोमांच खत्म हो चुका था और वे सचमुच डर गए थे। अगर मूल ऊर्जा ओरिजिनची न होती जिसने उन्हें सपने देखने से रोका, तो उन्हें शक था कि उन्हें लगातार बुरे सपने आते रहेंगे। वे सचमुच सोच रहे थे कि काल्पनिक उपन्यासों के नायक अपनी मानसिक बाधाओं पर कैसे विजय पाते हैं। इतनी हिंसा, इतनी हत्याएं, इन नायकों में जबरदस्त मानसिक दृढ़ता होनी चाहिए। क्या उन्हें बुरे सपने नहीं आते? खैर, वे समझ नहीं पा रहे थे। रोहन गुप्ता ने तय किया कि भविष्य में इस तरह के तनाव से मुक्ति पाने के लिए उन्हें भावनात्मक विकास का कोई शौक अपनाना चाहिए। जब उन्होंने सोचा कि उपन्यास के नायक ऐसा ही करते रहेंगे, ऐसा ही करते रहेंगे, ऐसा ही करते रहेंगे, उन्होंने और शीला लांबा ने अभी तक उस मुकाम को पार नहीं किया था। वे यूं ही किसी और औरत के साथ संबंध नहीं बनाने वाले थे, इसलिए उन्हें एक दूसरा सबसे अच्छा उपाय अपनाना पड़ा। जैसी कि उम्मीद थी, 20 मिनट बाद स्थिति की गंभीरता का एहसास होने पर एक और तेज सायरन बजने लगा। कई निवासी जाग गए और अपनी खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। हालांकि एक बाड़े की दीवार और फैक्ट्री की इमारत के अवरोधों के कारण वे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे कि क्या हुआ था, लेकिन वे जानते थे कि कोई बड़ी घटना जरूर हुई होगी जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल भेजा गया और पुलिस की तैनाती लगातार बढ़ाई गई। ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग देख सकते थे कि पूरी स्टील फैक्ट्री पुलिस अधिकारियों, पुलिस कुत्तों और बड़ी बड़ी स्पॉटलाइट से भरी हुई थी। सशस्त्र पुलिस भी पहुंच गई थी। हालांकि रोहन गुप्ता के घर की खिड़की से स्टील फैक्ट्री का नज़ारा नहीं दिखता था। एक दूसरी इमारत के कारण नज़ारा अवरुद्ध था। वे बस बिस्तर पर लेटे हुए शोर सुन सकते थे। दूर से तेज होते सायरन और स्टील फैक्ट्री से पुलिस के कुत्तों की आवाज़ें सुनकर रोहन गुप्ता एक पल के लिए घबरा गए।
फिर भी उन्हें ये जानकर थोड़ी राहत मिली कि उनके जूते फेंक दिए गए थे और घटनास्थल पर कोई व्यक्तिगत गंध नहीं बची थी। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि आशा है कि पुलिस उन्हें यहाँ तक लाने के लिए अन्य जांच विधियों का उपयोग नहीं करेगी। जैसा कि आशंका थी, आधे घंटे से भी कम समय में पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। स्टील फैक्ट्री के पास वाले घरों पर ही उनका मुख्य ध्यान था। किसी को ढूंढने की कम ही उम्मीद होने के बावजूद उन्हें पुलिस की प्रक्रिया का पालन करना पड़ा। आमतौर पर पुलिस रात में आम मामलों में दरवाजे नहीं खटखटाती, लेकिन यह मामला अलग था। उस रात ड्यूटी पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को गोलियों से लैस किया गया था। हर बार आने वाले पुलिसकर्मी के साथ कम से कम 3 पुलिसकर्मी मौजूद थे और तत्काल सहायता के लिए आस पड़ोस में 2 सशस्त्र पुलिस वाहन भी तैनात थे। दस्तक दस्तक दस्तक। रोहन गुप्ता के घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जा रहा था। रोहन गुप्ता जल्दी से उठे और लाइट जला दी। नींद आने का नाटक करते हुए दरवाजे का जवाब देने चले गए। क्रेक, स्नैप। मुख्य द्वार से एक तेज घर्षण की आवाज आई, जिससे दरवाजे पर घबराए खड़े 3 पुलिस अधिकारी चौंक गए। उन्होंने सहज ही अपने हाथ कमर पर रख लिए, मानो वे अपनी बंदूकें निकालने को तैयार हों। हालांकि जब उन्हें एहसास हुआ कि ये दरवाजे की आवाज है, तो वे निश्चिंत हो गए। आधी रात को हुई एक गंभीर गोलीबारी की घटना के बाद उनकी अति संवेदनशील स्थिति को देखते हुए ये स्वाभाविक ही था। ये सिर्फ पिस्तौल की गोली का मामला नहीं था, बल्कि राइफल की गोली का भी मामला था। इस देश में किसी के द्वारा लोगों को घायल करने के लिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करने की हिम्मत करना बेहद शर्मनाक था। नमस्ते पुलिस वालों, आप यहाँ क्यों आए हैं? रोहन गुप्ता ने बेशर्मी से पूछते हुए चालाकी दिखाई। हालांकि इसमें कोई शक नहीं था, उस समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वास्तव में एक परिपक्व पुलिस अधिकारी था, जिसके पीछे 2 युवा अधिकारी चल रहे थे। उनकी आंखों में थकान देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें उनके वरिष्ठ अधिकारी के वेक अप कॉल ने जगाया था। पुलिस अधिकारी बनना कभी आसान नहीं रहा। रोहन गुप्ता की चाची रिया गुप्ता कीन युगांग भी इससे अछूती नहीं थी। पुलिस स्टेशन प्रमुख होना भले ही गौरव की बात लगे, लेकिन इसका मतलब था कि आपको 24 घंटे उपलब्ध रहना पड़ता था। जब भी आधी रात को कोई घटना घटती, आपको फोन आता और तुरंत रिपोर्ट करना पड़ता। कई दिन ऐसे भी होते जब आपके पास घर जाने का समय नहीं होता। इसके अलावा मुख्य काम से असंबंधित कई ओवरटाइम काम भी होते। बाहरी लोगों को एक पुलिस प्रमुख का जीवन बहुत ही आकर्षक और सराहनीय लग सकता है, लेकिन असली थकान तो सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है, खासकर रिया गुप्ता जैसी मेहनती अधिकारी। रोहन गुप्ता इसके बारे में केवल माफी मांग सकते थे। एक सुंदर युवक को दरवाजे पर आते देख वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निश्चिंत हो गए। दरवाजे पर खड़े 3 पुलिस अधिकारी जटिल भावनाओं से गुजर रहे थे। जहां वे खड़े थे, वहां से बदमाशों को पकड़ना एक नेक काम था, लेकिन कुछ अपवाद भी थे। उन्हें छोटे मोटे चोरों और आम अपराधियों से निपटना आसान लगता था। ऐसे आसान कामों में वे बहादुर थे, लेकिन इस बार नहीं। इस बार जिस अपराधी से उनका सामना हुआ, वह पूरी तरह से कठोर था। हालांकि वे उसे गिरफ्तार करने के लिए तरस रहे थे, लेकिन वे अपराधी से मुठभेड़ करना बिल्कुल नहीं चाहते थे। आखिरकार इस बार वे एक सशस्त्र अपराधी से निपट रहे थे। कौन जानता था कि उसके पास राइफल के अलावा और कौन से हथियार हैं, या वह कितना कुशल है। ऐसे पेशेवर लड़ाकू के सामने अगर उनकी मुठभेड़ हो जाती, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उनके जीवित रहने की संभावना कम थी। इंसान होने के नाते पुलिस अधिकारी अपनी बहादुरी या निडर स्वभाव के लिए नहीं जाने जाते। उनके पास भी खतरे से बचने और आराम की तलाश करने की सहज प्रवृत्ति थी। युवक, क्या तुम्हारे माता पिता घर पर हैं? वरिष्ठ अधिकारी ने पूछा। रोहन गुप्ता जवाब देने से पहले ही उनके पिता ने अंदर से पुकारा, क्या हुआ टंगटिंग, वहां कौन है? रोहन के माता पिता दिन भर के काम से थके हुए गहरी नींद में थे और पुलिस के सायरन से नहीं जागे। फिर भी अपने मुख्य द्वार की आवाज ने उन्हें जगा दिया। उन्होंने दरवाजा बदलने या उसे चिकनाई देकर शोर को कम करने के बारे में सोचा था, लेकिन उन्हें लगा कि तेज आवाज चोरी को रोकने का एक तरीका हो सकता है। अगर कोई चोर घर में घुसता तो तेज आवाज उसे डरा देती। ये ताले से ज्यादा प्रभावी था। पापा, पुलिस है, उनके पास शायद कुछ सवाल हैं, रोहन गुप्ता ने मुड़कर जवाब दिया। ये सुनकर कि पुलिस है, रोहन के माता पिता जल्दी से आए। शीला लांबा अपने कोट में लिपटी हुई भी अपने कमरे से निकली। सामने दरवाजे पर पुलिस को देखकर सभी को चिंता होने लगी। आखिरकार पुलिस का डर ज्यादातर लोगों में स्वाभाविक रूप से होता है। महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूं कि बात क्या है? भले ही उनकी नींद में खलल पड़ा था, रोहन के माता पिता ने अधीरता दिखाने की हिम्मत नहीं की। मुस्कुराते हुए बोले, आधी रात को होने के कारण उन्हें पता था कि यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं हो सकता। हाँ, हम पूछना चाहते थे कि क्या आपने हाल ही में कोई अजीब आवाज सुनी है या यहाँ आसपास कोई असामान्य व्यक्ति देखा है? वरिष्ठ अधिकारी ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नोटबुक हाथ में लेकर पूछा। उनके पीछे के 2 युवा अधिकारी यह मानकर कि वहां कोई अपराधी मौजूद नहीं है, अगले घर का दरवाजा खटखटाने और समान सवाल पूछने चले गए। वास्तव में नहीं, हम पूरे दिन व्यस्त थे और गहरी नींद में सो रहे थे।
अभी बस हमारे दरवाजे के खुलने की आवाज़ से जागे, इसके अलावा कुछ और नहीं सुना, रोहन के पिता ने सिर हिलाते हुए कहा, और रोहन की मां ने भी उनके बगल से यही बात दोहराई। पुलिस अधिकारी ने फिर शीला लांबा की ओर देखा, जिन्होंने जल्दी से कहा, मैंने भी कुछ नहीं सुना, सिवाय आपके पुलिस सायरन और दरवाजे के खुलने की आवाज़ के। वह हल्की नींद में सोती थीं और पहली बार सायरन की आवाज़ से जाग गई थीं। हालांकि वे तब तक सुस्ती में रहीं जब तक बड़ी संख्या में पुलिस की गाड़ियां नहीं आईं, जिसके बाद वे फिर से सो नहीं पाईं। शीला लांबा के बोलने के बाद वरिष्ठ अधिकारी ने रोहन गुप्ता की ओर देखा। ठीक है, अधिकारी की दृढ़ नज़र देखकर रोहन गुप्ता ने भी कहा, मैंने भी कोई असामान्य आवाज़ नहीं सुनी, मैं दरवाजे की खटखट से जागा। अधिकारी, क्या हुआ? पुलिस वालों को गुप्ता परिवार की बातों पर शक नहीं हुआ। उनके दरवाजे की आवाज़ को देखते हुए अगर कोई उनके घर में घुसता या बाहर निकलता तो पूरा मोहल्ला सुन लेता। और खिड़की से चढ़कर वापस आने की बात, ये हास्यास्पद थी। विश्व चैंपियन भी ऐसा नहीं कर सकता था। मामलों को सुलझाने में रचनात्मक विचार लाना ठीक है, लेकिन दिवास्वप्न देखना मुसीबत को न्योता देना होगा। इसके अलावा यहाँ से उन्हें स्टील फैक्ट्री भी नहीं दिखती थी। उन्हें शुरू से ही ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, वरना वे इतने आराम से दरवाजे पर खड़े होकर सवाल नहीं पूछ रहे होते। स्टील फैक्ट्री के पास के निवासियों से कहीं ज़्यादा विस्तृत पूछताछ की जाएगी। कुछ खास नहीं, बस इलाके में एक अपराधी है। निकट भविष्य में बाहर जाते समय सावधान रहें। चूंकि आप में से किसी ने कुछ असामान्य नहीं देखा, वापस सोने जाएं। अगर आपको कुछ याद आए तो हमें बताएं। अगर आपकी सूचना विश्वसनीय हुई तो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो 100,000 का इनाम देता है। वरिष्ठ अधिकारी ने स्वाभाविक रूप से आम लोगों को असली स्थिति नहीं बताई, लेकिन 100,000 का इनाम वास्तविक था। गंभीर मामलों में इतने बड़े इनाम असामान्य नहीं थे। 1 लाख, रोहन की मां ने आश्चर्य से कहा। रोहन के पिता भी आंखें फाड़े हुए थे। रोहन गुप्ता ने भी कितनी बड़ी रकम का भाव दिखाकर सहयोग किया। जहां तक शीला लांबा की बात थी, उनके नसें काफी मजबूत थीं और उन्हें पैसे में ज्यादा रुचि नहीं थी, केवल थोड़ा आश्चर्य हुआ। ठीक है, आप लोग वापस सोने जाएं, मैं अगले घर में पूछताछ करने जा रहा हूं। उनकी प्रतिक्रियाएं देखकर अधिकारी हंसे। आज के ज़माने में 1 लाख आधे घर के बराबर हो सकता था। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। उन्होंने ऐसी अभिव्यक्तियां बहुत देखी थीं। ठीक है, ध्यान रखें, अधिकारी रिया गुप्ता, रोहन की मां, संभावित असंगति के कारण यहां स्पष्ट किया गया, ने जोर से कहा। हम पूछताछ खत्म करने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अन्य अधिकारियों के साथ ऊपर की मंजिल पर और पूछताछ के लिए चले गए। स्क्वीक, बम्प, फिर से सुअर को मारने जैसी आवाज़। दरवाज़ा बंद करने के बाद सभी अपने कमरों में आराम करने के लिए लौट गए। हालांकि रोहन के माता पिता सो नहीं सके। 1 लाख के इनाम के बारे में सोच रहे थे और बाहर के सायरन की आवाज़ें भी लगातार आ रही थीं। खिड़की से मोहल्ले में कम से कम 10 पुलिस गाड़ियां आती जाती दिख रही थीं। यहाँ तक कि सशस्त्र पुलिस भी हर जगह गश्त कर रही थी। सभी को एहसास हुआ कि कुछ बड़ा हो रहा है। इतने सालों में पूरे काउंटी ने कभी इतनी बड़ी तलाशी कार्रवाई नहीं देखी थी। रोहन गुप्ता, जो इस घटना में शामिल थे, सोफे पर बेचैन थे। पुलिस की पूछताछ से बचने के बावजूद वे निश्चिंत होने की हिम्मत नहीं कर सके। उनकी चाची पुलिस में थीं, इसलिए उन्होंने कभी भी पुलिस अधिकारियों की बुद्धिमत्ता को कम नहीं आंका। बहुत सारे लोग, जैसे डिटेक्टिव चाइनाटाउन के मुख्य पात्र, जो पुलिस सिस्टम में प्रतिभाशाली हैं, गैर मौजूद नहीं है बल्कि काफ़ी आम हैं और उन्हें प्रिय संपत्ति माना जाता है। रोहन गुप्ता, जिन्होंने कई विचित्र मामले देखे थे, कभी भी दुनिया में पागलों की संख्या को कम नहीं आंकते थे। टमटिंग और बाकियों को कल सुबह जल्दी गांव वापस भेज दो। ये रात बेचैन रहने वाली थी। काउंटी, शहर और प्रांतीय नेता सभी एक फ़ोन कॉल से जाग गए। घटना को पब्लिक सिक्योरिटी मंत्रालय को रिपोर्ट किया गया था। स्वाभाविक रूप से आदेश आया कि पूरी तरह से जांच की जाए। पब्लिक सिक्योरिटी मंत्रालय ने रातों रात एक जांच दल बनाकर यहां भेजा। काउंटी के सभी पुलिसकर्मी गश्त पर थे। शहर से अतिरिक्त बल रास्ते में था और सशस्त्र पुलिस और स्थानीय सैनिकों ने काउंटी शहर के मुख्य मार्गों पर नाकाबंदी की थी। सशस्त्र डाकुओं का एक समूह देश में घुसपैठ करके और पिस्तौल लेकर अंतर्देशीय प्रांतों तक पहुंचना एक जमीन हिला देने वाला मामला था। फिर यह व्यक्ति किसी अन्य समूह द्वारा राइफल से रहस्यमय ढंग से मार दिया गया, जिसने मामले को और जटिल कर दिया। उनकी एकमात्र सुराग ये थी कि सुबह आपातकालीन कॉल करने वाले व्यक्ति को ढूंढा जाए। हालांकि उन्हें ये स्पष्ट नहीं था कि आपातकालीन कॉल करने वाला व्यक्ति जीवित है या मर चुका है, लेकिन ये स्पष्ट था कि चूंकि यह समूह खन्ना काउंटी शहर से नहीं निकला और यहाँ मर गया, जिस व्यक्ति को वे ढूंढ रहे थे वह भी काउंटी के आसपास ही होना चाहिए, वरना विरोधी पहले ही चले गए होते। जैसे ही नेता चिंतित थे, उन्हें वीरज सिंह की गिरफ्तारी के बारे में एक कॉल मिला। वीरज सिंह और उनके साथी को रोहन गुप्ता ने दूर के गांव की ओर भागने के लिए मजबूर किया था। हल्की चांदनी और दूर में बिखरी रोशनी के मार्गदर्शन में 20 मिनट बाद दोनों आखिरकार निकटतम ग्रामीण निवास पर पहुंचे। वीरज सिंह ने अपना फोन पहले ही फेंक दिया था।
उनके पास ग्रामीणों से फ़ोन उधार मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि आधी रात को जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो कोई भी उसे खोलने को तैयार नहीं होता। काफ़ी मनाने के बाद अंदर के ग्रामीणों ने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। दोनों पर संकट और खून देखकर वे और भी घबरा गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और अपने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। इसलिए सबसे पहले पुलिस नहीं बल्कि जागे हुए पड़ोसी आए। प्रत्येक के हाथ में फावड़ा और डंडा उन्हें घूरते हुए और जाने नहीं दे रहे थे। फिर भी उनका जाने का कोई इरादा नहीं था। पूरी तरह सशस्त्र ग्रामीणों को देखकर वीरज सिंह हंसे। वे आखिरकार सुरक्षित थे। 5 मिनट बाद पुलिस पहुंची। एक साथ 2 गाड़ियां आईं, जिसके बाद एक सशस्त्र पुलिस वैन भी आए। जैसे ही पुलिस गाड़ी से उतरी, उन्होंने वीरज सिंह के साथी पर कीचड़ और खून देखा और तुरंत अपनी बंदूकें निकाल ली। ग्रामीणों को तितर बितर करने के लिए कहा, हिले नहीं, अलग हो जाएं, उनके आसपास इकट्ठा होना खतरनाक है। पीछे के सशस्त्र पुलिस अधिकारियों ने जल्दी से अपनी बंदूकें लोड की, वीरज सिंह और उनके साथी की ओर तान दी। तनाव चरम पर पहुंच गया। आज की घटना बहुत महत्वपूर्ण थी। भले ही उन्हें नहीं पता था कि वीरज सिंह कौन है, लेकिन यह निश्चित रूप से इस अपराध से जुड़ा था। इतने सारे पुलिसवालों और किसी को गोली चलाने के लिए तैयार देखकर गांव वाले डर गए। वे तुरंत तितर बितर हो गए, दूर भागकर देखते रहे। उन्हें डर था कि वीरज सिंह और उनका साथी उन्हें बंधक बना लेंगे। वीरज सिंह को बंदूक की नोक पर डर नहीं था। जब तक वे कोई गलतफहमी वाली हरकत नहीं करते, सामने खड़ी पुलिस गोली नहीं चलाती। इसलिए टीवी पर चल रही गतिविधियों को देखते हुए वीरज सिंह और उनके साथी ने जल्दी से अपने हाथ उठाए और कहा, नमस्ते अधिकारियों, मैंने आज सुबह आपातकालीन कॉल किया था। मैं आत्मसमर्पण करता हूं और मैं आपके साथ चलूंगा। ये सुनकर मुख्य अधिकारी ने राहत की सांस ली। आखिरकार उन्हें एक सफलता मिली, लेकिन उन्होंने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपने अधीनस्थों को गांव की दीवार के पास दोनों की तलाशी लेने का इशारा किया। कोई खतरनाक हथियार न देखकर उन्हें हथकड़ियां लगाकर पुलिस की गाड़ियों में बिठा दिया गया। साथ में कई उत्साही गांव वाले भी थे। पुलिस के जाने के बाद गांव वाले भी तितर बितर हो गए। शायद वे बहुत देर तक उस बदमाश की गिरफ्तारी में अपनी मदद का बखान करते रहेंगे। 10 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए खन्ना काउंटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो की इमारत में घुस गई। वीरज सिंह और वर्मा चाचा को अलग अलग 2 पूछताछ कक्षों में ले जाया गया। काउंटी के नेताओं ने भी खबर सुनी और दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। वे सम्मेलन कक्ष में चुपचाप बैठे रहे, भौहें सिकोड़े हुए चाय की चुस्कियां लेते रहे, पूछताछ के नतीजों का इंतजार करते रहे। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। आज की घटना बहुत बड़ी थी। स्टील फैक्ट्री में अज्ञात पहचान वाले 2 बाहरी लोग मारे गए और घायल हुए, और घटनास्थल पर 2 क्षतिग्रस्त बंदूकें छोड़ दी गईं। घायल व्यक्ति कौशल शुक्ला अत्यधिक रक्तस्राव के कारण सदमे में चला गया था और उसे अस्पताल में होश में लाया जा रहा था। वो कुछ देर तक नहीं उठा। फिलहाल सभी सुराग वीरज सिंह की ओर इशारा कर रहे थे, जिन्हें अभी अभी गिरफ्तार किया गया था। नाम वीरज सिंह, आयु 23, घर का पता पैतृक घर। वीरज सिंह से आधे घंटे से ज्यादा की गहन पूछताछ के बाद काउंटी के नेताओं ने राहत की सांस ली। मामले में आखिरकार एक अहम सफलता मिली थी। हालांकि अभी भी कुछ बदमाश फरार थे। कम से कम अब वे अंधेरे में नहीं थे और उन्हें पता था कि उनका विरोधी कौन है। अब चूंकि उनके पास लक्षित जानकारी थी, इसलिए उन्हें संभालना आसान हो गया था। एक तो उनमें आत्मविश्वास था और दूसरा वे उच्च स्तरीय नेताओं को स्पष्टीकरण दे सकते थे। वीरज सिंह ने रोहन गुप्ता के लिए कुछ नहीं छिपाया, बल्कि उसने सच सच बताया और पूरी प्रक्रिया की एक भी जानकारी नहीं छोड़ी। जहां तक उस आदमी की पहचान का सवाल है जिसने उन्हें बचाया था और गोली चलाई थी, उसे शुरू से ही पता नहीं था, इसलिए उसे किसी भी सवाल का डर नहीं था। दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाने की तो बात ही छोड़ दें। जैसा कि उसने देखा, रोहन गुप्ता अनुभवी जरूर होगा और उसकी जांच विरोधी क्षमताएं बहुत मजबूत होंगी। उसने सारे निशान मिटा दिए होंगे। उसके द्वारा दिए गए सुराग, जिन्हें अनावश्यक माना जा सकता था, रोहन गुप्ता पर कोई असर नहीं डाल सकते थे। वर्मा चाचा ने भी पहले ही उनके बयानों को समन्वित कर दिया था, बिना किसी गड़बड़ी के, एकीकृत बयानबाजी के साथ। इसके अलावा वीरज सिंह ने स्वाभाविक रूप से खाते के मामले का जिक्र तो किया था, लेकिन उसने पूरी रकम नहीं बताई और सिर्फ 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जिक्र किया। यह वो पैसा था जो उन्होंने सालों की मेहनत से कमाया था। यह कोई गंदा पैसा नहीं था, इसलिए उसे डर था कि अगर किसी ने कोई बहाना बना लिया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ज्यादा सोच लिया था। 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी रकम सुनकर काउंटी समिति के सदस्य भी उत्साहित हुए, लेकिन ये सिर्फ एक पल का आश्चर्य था और उनके मन में कोई अतिरिक्त विचार नहीं आए। सैन्य सहयोगियों ने पहले ही वीरज परिवार के सालों के कारनामों को मेज पर रख दिया था। इस पैसे का स्रोत वैध था, जो रत्न और आभूषण जैसे व्यवसायों से कमाया गया था, और यहाँ तक कि घरेलू कंपनियों के साथ सौदे भी पूरी तरह से नियमित लेन देन थे। चूंकि यह पैसा विदेश में कमाया गया था, वे इसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। हालांकि वे इस पैसे को जब्त नहीं करेंगे।
अगर वे अंततः इस मामले को सुलझा लेते हैं तो दूसरा पक्ष उन्हें प्रतिफल दे सकता है और यह महत्वपूर्ण निवेश यहाँ उतर सकता है। शायद भविष्य में और भी बड़े निवेश होंगे। आखिरकार वीरिच परिवार को इतने सालों के संचालन के बाद अन्य स्थानों या विदेशों में कुछ बड़े व्यवसायियों को जरूर जानना चाहिए। यह एक और अमीर लोगों का समूह होगा। यहाँ तक कि अगर केवल वीरिच परिवार ने यह निवेश किया तो यह इस दूरस्थ क्षेत्र, जो एक कृषि काउंटी भी है, के लिए बड़ी खबर होगी। इस समय काउंटी के नेताओं ने भी मामले की गंभीरता को समझ लिया था। वर्तमान में मारे गए 2 लोगों के अलावा इस डाकू समूह में कम से कम 3 लोग अभी भी फरार थे। वीरज सिंह के अनुसार इस गिरोह के पास उनके पिता वीरज शर्मा पर नजर रखने वाले लोग भी थे, इसलिए लोगों की संख्या इससे कम नहीं थी। ये सोचकर कि उनकी क्षेत्र में कम से कम 7 या 8 हथियारबंद खलनायक हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अज्ञात नेक व्यक्ति था जिसके पास न केवल बंदूक थी बल्कि नाइट विशन उपकरण भी थे। इसके अलावा इस बंदूक में साइलेंसर अटैचमेंट था, जो देश में व्यवहारिक रूप से अनसुना था। नेताओं की परतें पहले ही अपने वरिष्ठों द्वारा पोतों की तरह डांट दी गई थीं। ऐसा व्यक्ति उनके क्षेत्र में चुपके से प्रकट हो रहा था, जिसके इरादे अज्ञात थे। यह उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। जहां तक कोई यह कहने की हिम्मत करता कि रोहन गुप्ता बस वहां से गुजर रहा था और नेकी के लिए काम कर रहा था, उसे शायद नेताओं द्वारा मरने तक डांटा जाता। आधी रात को राइफल लेकर लोगों को बचाना, अगर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे तो शायद आप नौकरी भी नहीं चाहेंगे। यह ऐसा है जैसे आप सड़क पर एक बैग स्नैचर से टकरा गए हों। हालांकि सबसे अविश्वसनीय बात इस मामले की सच्चाई है। काउंटी और शहर के नेता एक समय के लिए अभिभूत थे और उन्होंने तुरंत पड़ोसी काउंटियों में मार्शल लॉ का आदेश दिया, गुजरने वाले वाहनों और पैदल यात्रियों की सख्ती से जांच की और एक व्यापक खोज और जांच की। वे चीनी नववर्ष से पहले किसी भी गड़बड़ी की उम्मीद नहीं कर रहे थे। अगला दिन, या यूं कहें 2 घंटे बाद, पूरी पुलिस घेराबंदी को कई आसपास के काउंटी शहरों के सभी प्रमुख परिवहन मार्गों तक विस्तारित कर दिया गया था। पुलिस जीवित गोला बारूद से लैस थी, किसी भी आपात स्थिति का जवाब देने के लिए तैयार थी। इतने सारे पुलिसकर्मियों को सड़कों पर गश्त करते देख कई काउंटी शहरों के सुबह जल्दी उठने वाले निवासियों ने भी महसूस किया कि कुछ बड़ा हुआ है। कुछ छोटे मोटे चोर चीनी नववर्ष के दौरान अच्छी कमाई करने की योजना बना रहे थे, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखकर वे केवल छिप सकते थे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी थी और इस समय बंदूक की नोक पर दौड़ने की हिम्मत नहीं की, वरना ये सिर्फ साधारण हिरासत से सुलझने वाली बात नहीं होती। पुलिस ने इन लोगों को ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर जनता को जुटाने की शुरुआत नहीं की। ये लोग साधारण अपराधी नहीं थे। उनके पास अभी भी कम से कम 3 पिस्तौलें थीं। आम लोग उनके खिलाफ नहीं लड़ सकते थे। खलनायकों को हताश करने और जनता को चोट पहुंचाने से बचने के लिए पुलिस ने केवल ये कहा कि अगर उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। खलनायकों को परेशान न करें और पुलिस इसे संभालेगी। सुबह जागना बाहर की तनावपूर्ण स्थिति को देखकर रोहन के पिता यश गुप्ता और मां रिया गुप्ता ने रोहन गुप्ता के साथ जल्दी से नाश्ता किया। फिर उन्होंने अपने बेटे और भावी बहू शीला लांबा को गांव वापस जाने के लिए परिवहन में बिठा दिया। इन दिनों ज्यादा बाहर मत निकलना, रात को ताला लगा देना और अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलना जैसे विभिन्न चेतावनियां जोड़ते हुए रोहन गुप्ता ने आसानी से सहमति दे दी। लेकिन अब मुसीबत से दूर रहना ही उनके लिए सबसे अच्छा था। कौन उनकी बराबरी करने की हिम्मत करता? वह तो आत्मघाती होता। एक रात की आंतरिक संघर्ष के बाद रोहन गुप्ता ने मूल रूप से अपनी मानसिक बाधा को पार कर लिया था, जो घटना के बाद ही उभरी थी। वैसे भी बस दूसरों को निर्दयी हत्यारों के रूप में सोचें। उन्होंने स्वयं इन हानिकारक लोगों से दुनिया को छुटकारा दिलाया था। ये लगभग वैसा ही था जैसे उन्होंने कई लोगों को बचाया और असीम पुण्य कार्य किए। केवल जब सुबह हुई तब वे धीरे धीरे उस बाधा को पार करने में कामयाब हुए और वे भयानक दृश्य अब उनकी आंखें बंद करने पर नहीं दिखाई देते थे। किसी कारण से अब उन्हें एक पंचिंग बैग पर जोर से मारने की तीव्र इच्छा महसूस हो रही थी ताकि उनके दिल की आखिरी उदासी को दूर किया जा सके। हालांकि वे लोगों को मारने की हिम्मत नहीं करते थे क्योंकि वे सब कुछ बिना कुछ रोके निकालना चाहते थे। यहाँ तक कि हरीश लाल हालैंग, जिसे सैनिकों का राजा माना जाता था, उनकी ताकत को सहन नहीं कर सकता था। दूसरों की तो बात ही छोड़ दें, वास्तविक जीवन में उपन्यासों की तरह प्राचीन मार्शल आर्ट के अभ्यासी नहीं थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या उन्हें अपनी ताकत बढ़ने के साथ केवल पंचिंग बैग के साथ रहना होगा। हालांकि वे किसी असाधारण व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं करते थे जो उन्हें हरा सके। यह मूर्खता होगी। वे उपन्यास के नायक नहीं थे जो अमरता का आभामंडल रखते थे, जहां भी जाते थे तूफान मचाते थे और उल्लेखनीय रोमांच में ठोकर खाते थे या दूसरों द्वारा बचाए जाते थे। ये नायक कभी मरते नहीं दिखते और हमेशा कुछ लाभ प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। वे जीवन के विजेता हैं। उनकी तुलना में वे, जो मांस और खून से बने हैं, एक गोली को भी नहीं रोक सकते। एक गलती और वे वास्तव में यमराज से मिल सकते हैं। काउंटी शहर से उनके गांव की यात्रा वास्तव में ज्यादा दूर नहीं थी। यात्रियों को लेने और उतारने के लिए रुकते हुए शटल बस को केवल आधा घंटा लगा और इस आधे घंटे में उनकी बस को 2 बार रोका और जांचा गया। पुलिस बार बार पूछ रही थी कि क्या उन्होंने कोई संदिग्ध व्यक्ति देखा है।
पुलिस मूर्ख नहीं थी, लेकिन इस प्रकार के परिवहन में जहां लोग लगातार आते जाते रहते हैं, उनके पास थकाऊ खोज के लिए चेक पॉइंट स्थापित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि इस तरह की संयुक्त कार्रवाई ने अब तक अपराधियों के बारे में कोई सुराग नहीं ढूंढा था। उन्होंने हमले और मानव तस्करी के कई गंभीर मामलों को सुलझाया था। सामान्य रूप से इन मामलों को नेताओं से प्रशंसा मिलती, लेकिन उन खतरनाक अपराधियों की तुलना में इन मामलों का महत्व काफी कम हो गया था। पूरी यात्रा के दौरान रोहन गुप्ता ने शीला लांबा का हाथ चुपचाप पकड़ रखा था और छोड़ने से इनकार कर दिया। अपने पिछले जीवन में शीला लांबा का इसी सड़क पर एक हादसा हुआ था। उन्हें एहसास हुआ कि न केवल उन्हें शटल बसों और ट्रकों से असहजता थी, बल्कि वे इस सड़क के बारे में भी असहज महसूस करने लगे थे। सड़क को गौर से देखते हुए उन्हें किसी भी हादसे का डर था। रोहन गुप्ता जानते थे कि वे न्यूरोटिक हो रहे थे, लेकिन इस प्रतिक्रिया को रोका नहीं जा सकता था। बेशक शीला लांबा ने भी रोहन गुप्ता की असामान्य स्थिति को नोटिस किया। टंगटिंग, क्या हुआ? शीला लांबा ने चिंतित होकर पूछा। शीला लांबा द्वारा वास्तविकता में वापस लाए जाने पर रोहन गुप्ता ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस घर की याद में हूँ। मुझे याद है कि मेरे दादा दादी मुझे अक्सर इस सड़क पर ले जाते थे। अब वे चले गए हैं और मुझे उनकी थोड़ी याद आ रही है। ठीक है। शीला लांबा ने ज्यादा सांत्वना भरे शब्द नहीं कहे। इसके बजाय उन्होंने रोहन गुप्ता की बांह पकड़ ली और उनके कंधे पर सिर रख दिया। चुपचाप उनके साथ रहीं। उन्हें यह महसूस कराना कि उनके आसपास कोई है जो उनकी परवाह करता है, पर्याप्त था। शीला लांबा द्वारा विचलित होने पर रोहन गुप्ता का मन धीरे धीरे शांत हुआ। उनका अंगूठा धीरे से शीला लांबा के नर्म हाथ को रगड़ा, उनका ठुड्डी उनके सुंदर बालों पर रगड़ा। उनकी आंखें स्नेह से भरी थीं। सामने मौजूद व्यक्ति को संजोना ही मायने रखता था। इस समय उनकी एकमात्र सोच थी कि उन्हें चिंता न कराएं। घर लौटने के बाद रोहन गुप्ता पहले अपने घर नहीं गए, क्योंकि उनके घर में अब कोई नहीं था। उनकी दादी, जो स्कूल के बाद दरवाजे पर उनका इंतजार करती थीं, और उनके दादाजी, जो उन्हें साइकिल पर पूरे गांव में घुमाते थे, दोनों ही चले गए थे। शीला लांबा के दादा दादी से मिलने के बाद उन्होंने शीला लांबा के कमरे को व्यवस्थित करने में मदद की। शीला लांबा की दादी के नियमित रूप से सफाई करने के कारण उन्हें केवल अपने साथ लाए सामान को व्यवस्थित करना था। इसके बाद वे शीला लांबा के दादाजी से मिलने गए और थोड़ी बातचीत की, फिर अपने घर की ओर बढ़े। आखिरकार वे पड़ोसी थे, इसलिए ज्यादा दूर नहीं था। हालांकि गुप्ता परिवार ने इन वर्षों में कुछ पैसा कमा लिया था, फिर भी उन्होंने नया घर नहीं बनाया। वे अभी भी पुराने 2 मंजिला ईंट के घर में रहते थे। रोहन गुप्ता ने दरवाजा खोला, लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया और उन्हें एक परिचितता और अजनबीपन का एहसास हुआ। आंगन ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 40 वर्ग मीटर सीमेंट की एक पतली परत से ढका हुआ था, लेकिन नीचे जमीन धंसने की वजह से कई जगहों पर पैर पड़ गए थे और दरारें पड़ गई थीं, और दरारों के बीच से छोटी छोटी घास उगाई थी। हालांकि वह वीरान लग रहा था, लेकिन उसका स्वाद अनोखा था। रोहन गुप्ता और शीला लांबा सबसे पहले अपने दादा दादी की तस्वीरों के सामने अगरबत्ती जलाने गए। तस्वीरों में जाने पहचाने चेहरे देखकर पुनर्जन्म लेने वाले रोहन गुप्ता ने किसी भी चीज से ज्यादा परलोक के अस्तित्व की कामना की। इस तरह उनके दादा दादी का जीवन चलता रहेगा, लेकिन वे जानते थे कि शायद ये सिर्फ एक ख्वाहिश थी। दादा दादी को श्रद्धांजलि देने के बाद रोहन गुप्ता और शीला लांबा ने सफाई शुरू कर दी। और सच कहूं तो पूरे घर पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी, जिसकी कई महीनों से सफाई नहीं हुई थी। दोपहर तक उन्होंने घर का सिर्फ आधा हिस्सा ही साफ किया था। इस समय तक शीला लांबा के दादा दादी ने भरपेट दोपहर का खाना तैयार कर लिया था। खाने के बाद रोहन गुप्ता और शीला लांबा ने सफाई जारी रखी। शीला लांबा के दादा दादी ने मदद करने की पेशकश की, लेकिन रोहन गुप्ता ने उन्हें रोक दिया। हालांकि रोहन गुप्ता का कमरा सादा था और चादरों और रजाई के कवर पर कुछ पैच लगे थे, लेकिन वे सिर्फ चादरें और रजाई के कवर नहीं थे। वे उनकी यादों और अतीत से भरे हुए थे, इसलिए उन्होंने उनकी जगह नए कवर नहीं खरीदे। पैसा होने का मतलब यह नहीं था कि उन्हें सब कुछ फेंक देना था। उन्हें चीजें फेंकना पसंद नहीं था, और जब तक कोई चीज टूट न जाए वे उसे बदलेगा नहीं। ये बात शीला लांबा के प्रभाव से उनमें पैदा हुई थी। दोपहर भर की भागदौड़ के बाद रोहन गुप्ता और शीला लांबा ने आखिरकार अंदर बाहर सब कुछ साफ कर दिया। यहाँ तक कि चीनी नववर्ष के दौरान मेहमानों के स्वागत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन और कटलरी भी धो दी गई। खाना पकाने का तेल, नमक, सोया सॉस और सिरका यश गुप्ता और रिया गुप्ता ने जाने से पहले शीला लांबा के दादा दादी को दे दिया था। अब उनके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्हें खरीदारी के लिए जाना पड़ा। शीला लांबा के दादाजी की मोटरसाइकिल पर सवार रोहन गुप्ता ने जरूरी तेल, नमक, सोया सॉस, सिरका और कुछ चावल, नूडल्स, मांस और सब्जियां खरीद ली थीं और घर जाने के लिए तैयार थे। त्योहारी सामान की कोई जल्दी नहीं थी। वे कल तक इंतजार कर सकते थे, क्योंकि नववर्ष आने में अभी कुछ दिन बाकी थे। उन्होंने कल शीला लांबा को अपने साथ खरीदारी के लिए ले जाने की योजना बनाई थी। गांव में एक घरेलू उपकरणों की दुकान के पास से गुजरते हुए रोहन गुप्ता ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और अंदर झांका। अब जब उनकी जेब में अच्छी खासी रकम थी,
तो वे सचमुच घर ले जाने के लिए एक रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते थे। ये सुविधाएं होने से जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती। उनके परिवार ने उनके दादा दादी के निधन से पहले ही ये चीज़ें खरीदने का इरादा कर लिया था। वे आर्थिक तंगी से जूझ नहीं रहे थे, लेकिन उनके दादाजी हमेशा ये कहकर मना कर देते थे कि यह फिजूल खर्ची है। उनके दादा दादी किफ़ायत के आदी थे। फैसले लेने का अधिकार दादाजी के पास था, और अगर वे मना कर देते तो कोई और कुछ नहीं कह सकता था। वे ललचाए, लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद रोहन गुप्ता ने मना कर दिया। उनकी जेब में पैसे की कोई कमी नहीं थी। बोनस कार्ड उनके चाचा के घर पर छूट गया था, और उनके माता पिता की नज़र में वे बस एक कंगाल इंसान थे। साफ था कि उन्हें इतनी बड़ी खरीदारी करने का मौका नहीं मिलना चाहिए था। उन्होंने अनावश्यक परेशानी से बचना बेहतर समझा। कैसी बदहाल स्थिति है, पैसा तो है पर खर्च करने की जगह नहीं। वे रोजाना 15 करोड़ से ज्यादा कमा रहे थे, फिर भी उनके खाते में 3 करोड़ 80 लाख रुपए बेकार पड़े थे। रोहन गुप्ता कुछ भी करने में असमर्थ थे। उन्होंने असहायता से अपना सिर हिलाया। अफसोस, जिंदगी बर्फ की तरह वीरान है। मोटरसाइकिल पर रोहन गुप्ता चुपचाप इस सुखद निराशाजनक क्षण का आनंद ले रहे थे। अचानक एक हाथ उनके कंधे पर जोर से पड़ा, जिससे वे बुरी तरह चौंक गए। उनका पहला ख्याल था कि पुलिस उन्हें पकड़ने आई है। दूसरा ख्याल था कि अगर पुलिस होती तो उनके कंधे पर हाथ नहीं बल्कि बंदूक होती। रोहन गुप्ता ने सहज रूप से उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उस व्यक्ति को अपने कंधे पर पलटने की योजना बनाई, क्योंकि वह व्यक्ति किसी एक्शन फिल्म के किरदार की तरह खड़ा था और बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब उन्हें होश आया तो उन्होंने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने विरोध करने की कोशिश में ज्यादा जोर से खींच लिया था, जिससे गलती से उस व्यक्ति का जोड़ उखड़ गया। उखड़ने की तीखी आवाज रोहन गुप्ता के कानों में गूंज रही थी। उनके पीछे से किसी सूअर के कत्ल जैसी चीख सुनाई दी। रोहन गुप्ता ने जल्दी से मुड़कर देखा तो एक युवक काले रंग की जैकेट पहने, अपना दाहिना हाथ पकड़े, जमीन पर पड़ा रो रहा था। गौर से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि वह कोई जान पहचान वाला, कोई करीबी ही था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने शारीरिक संपर्क बनाने से पहले अभिवादन नहीं किया। चीख ने तुरंत राहगीरों का ध्यान आकर्षित किया। एक आदमी को जमीन पर सिकुड़ा हुआ, अपना दाहिना हाथ पकड़े हुए, दुख और वीरानी में चीखते हुए देखकर लोग आपस में बड़बड़ा रहे थे। जो लोग ड्रामे के शौकीन थे, उनके चेहरों पर मुस्कान थी। शायद वे सोच रहे थे कि घर लौटकर कितनी बातें करेंगे। ये देखकर रोहन गुप्ता ने, क्या तुम ठीक हो? सब ठीक है, ज्यादा बुरा तो नहीं? जैसे बेकार सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाई। क्या उनकी चीख और चिल्लाहट से लग रहा था कि वे ठीक हैं? रोहन गुप्ता ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। शब्दों से वैसे भी मामला हल नहीं होने वाला था। उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की, घुटनों के बल बैठे और उखड़े हुए हाथ को पकड़ा। हरीश लाल हालेंग द्वारा सिखाई गई हड्डी जोड़ने की तकनीकों को याद करने की कोशिश की। जैसे ही रोहन गुप्ता ने घायल बांह को पकड़ा, उस व्यक्ति ने सहज रूप से प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन रोहन गुप्ता की ताकत के सामने ये बेकार था। उसे लगा जैसे उसका हाथ पलायस से जकड़ा गया हो। वह बिल्कुल भी मुक्त नहीं हो सका। एक बार मन बना लेने के बाद रोहन गुप्ता ने जल्दी से अपना हाथ उखड़े हुए जोड़ पर रखा और बल लगाया। क्लिक, एक धीमी आवाज आई, और बस ऐसे ही रोहन गुप्ता ने उखड़ी हुई हड्डी को जोड़ दिया। ओह, अरे, अब दर्द नहीं हो रहा। उस व्यक्ति को लगा कि उसका हाथ बर्बाद हो गया है, क्योंकि हड्डी जोड़ने की प्रक्रिया वास्तव में बहुत दर्दनाक थी। लेकिन थोड़ा चीखने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका हाथ अब दर्द नहीं कर रहा था। उसने अपनी उंगलियां हिलाईं। हल्की सूजन के अलावा कोई समस्या नहीं थी। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया, मुंह खुला हुआ। उसने रोहन गुप्ता को ऐसे देखा जैसे वो कोई एलियन हो। वह रोहन गुप्ता की क्षमताओं से अच्छी तरह वाकिफ था। वे इतनी ताकत और हड्डी जोड़ने की सटीकता कब हासिल कर चुके थे? आसपास के लोग भी हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह हमलावर हड्डी जोड़ने में भी विशेषज्ञ होगा। रोहन गुप्ता के प्रति उनकी धारणा एक पल में नाटकीय रूप से बदल गई। सक्षम लोग हमेशा सम्मान प्राप्त करते हैं। कुछ ग्रामीणों ने तो रोहन गुप्ता को पहचान भी लिया, जिससे सब कुछ जानने वालों की एक और दौर की बकबक शुरू हो गई। ये देखकर कि दूसरा व्यक्ति ठीक है, रोहन गुप्ता ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हड्डी जोड़ने का उनका पहला प्रयास इतना निर्दोष होगा। हालांकि यह इतना आश्चर्यजनक नहीं था। तकनीक और ताकत के कुशल हेरफेर के तहत और मानव शरीर रचना के उनके गहन समझ के साथ केवल सिद्धांत के आधार पर महारत हासिल करना पूरी तरह से असंभव नहीं था। इस समय रोहन गुप्ता ने आखिरकार मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम ठीक हो न? उनके सामने वाला व्यक्ति शुभम तिवारी शेन तुओ था, उनका प्राथमिक और मिडिल स्कूल का सहपाठी और उसी गांव से एक करीबी दोस्त जो ज्यादा दूर नहीं था। टुओ उपनाम के बारे में पहले कोई उन्हें ऐसा नहीं बुलाता था। सभी उन्हें उनके नाम से बुलाते थे। लेकिन एक बार उन्होंने इतना चौंकाने वाला काम किया कि सभी हैरान रह गए। छठी कक्षा में उन्होंने एक शर्त हारने के बाद शिक्षक के मंच पर जाकर सभी के सामने अपनी पैंट उतार दी, जिससे उनके शिक्षक और सहपाठी अवाक रह गए। तब से सभी ने उन्हें टुओ बुलाना शुरू कर दिया।
आखिरकार शुभम तिवारी अपने माता पिता की डांट से नहीं बच सके। इस घटना ने न केवल उन्हें अपने पिता से कड़ी पिटाई दिलाई, बल्कि उन्हें स्कूल में एक किंवदंती बना दिया, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। उनकी कारनामे आज तक स्कूल में प्रचलित हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें मिडिल या हाई स्कूल में कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली। रोहन गुप्ता, धिक्कार है। तुम अभी क्या कर रहे थे? मैं तो बस तुम्हें नमस्ते कह रहा था और तुमने मुझ पर इतना भारी हाथ चलाया। इससे मुझे बहुत दर्द हुआ। और तुमने ये हड्डी जोड़ने की तकनीक कहाँ से सीखी? तुम इतने कुशल हो। शुभम तिवारी, जो अब ठीक हो चुके थे, जल्दी से खड़े हुए और आश्चर्य से पूछा। राहगीरों ने यह महसूस करते हुए कि अब देखने को कुछ नहीं बचा, अपने अपने काम शुरू कर दिए। किसने कहा कि तुम इस तरह चुपके से मेरे पास आओ? मैं कुछ दिनों से एक सैनिक के साथ प्रशिक्षण ले रहा था। ये बस एक सहज प्रतिक्रिया थी। अगर मेरी प्रतिक्रिया तेज नहीं होती तो मैं तुम्हें नीचे फेंक कर चपटा कर देता, रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और मजाक में डांटा। हटो यहाँ से, तुम ही चपटे हो जाओगे। पिछले साल के बाद से तुम काफी बदल गए हो और ज्यादा सुंदर हो गए हो और लंबे भी। कुल मिलाकर तुम मुझसे बस थोड़ा पीछे हो। अरे अच्छा काम करते रहो, मुझे निराश मत करना। ओह, शीला लांबा कहाँ है? क्या वह वापस आ गई? शुभम तिवारी ने रोहन गुप्ता को सिर से पांव तक देखा और आत्ममुग्धता के साथ घोषणा की। चूंकि वह रोहन गुप्ता को जानता था, वह स्वाभाविक रूप से शीला लांबा को भी जानता था। जब भी वह इन दोनों के बारे में सोचता, शुभम तिवारी ईर्ष्या, जलन और कड़वाहट से भर जाता। उनके अतीत की शर्मनाक घटना उनके सहपाठियों द्वारा हाई स्कूल तक फैला दी गई थी, जिसके बाद कोई भी लड़की उनके साथ डेट नहीं करना चाहती थी। ये सोचकर कि वह सिर्फ एक लड़की से संतुष्ट हो जाता, और फिर भी कोई नहीं थी। शुभम तिवारी आंसुओं के कगार पर थे और अपने अतीत के मूर्ख स्व को गला घोंटना चाहते थे। वह आज सुबह मेरे साथ लौटी, वह मेरे घर की सफाई में मदद कर रही है, रोहन गुप्ता ने हंसते हुए कहा, बिना किसी हिचक के अपने रिश्ते को शुभम तिवारी के मुंह पर रगड़ते हुए। शुभम तिवारी को तुरंत लगा जैसे उन्हें गहरी चोट पहुंची हो। हाय, धिक्कार है। तुम्हारी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों है? मेरे पास कोमल, बुद्धिमान, सुंदर और दयालु बचपन की दोस्त क्यों नहीं है? नहीं, तुम्हें मेरे लिए एक ढूंढने में मदद करनी होगी। शुभम तिवारी ने फिर से नखरे शुरू कर दिए, अपने कंधों को एक औरत की तरह हिलाते हुए। उनका व्यक्तित्व विपुल गुप्ता लीकई की तरह था। वे कोई दुर्भावना नहीं रखते थे और मस्ती करना पसंद करते थे। अगर वह घटना नहीं हुई होती तो उनकी चिकनी बातों से कई लड़कियां प्रभावित हो सकती थीं। ज्यादा उम्मीद मत रखो युवक, तुम अब बचपन की दोस्त ढूंढने की उम्र में नहीं हो। कुछ सालों में तुम 30 की उम्र में पहुंच जाओगे। वैसे पिछले साल तुम क्या कर रहे थे? मैंने सुना कि तुमने स्कूल छोड़ दिया, रोहन गुप्ता ने हंसी और आहों के मिश्रण के साथ कहा। वे शुभम तिवारी के बाद के जीवन के पागलपन भरे कारनामों के बारे में जानते थे कि वे अक्सर अपनी उपलब्धियों को अपने सोशल मीडिया पर दिखाते थे। हालांकि शुभम तिवारी स्कूल में कुख्यात थे और उनकी महिलाओं के साथ कोई किस्मत नहीं थी, उनका बेशर्म व्यक्तित्व समाज में प्रवेश करने पर फला फूला, जिसने अनगिनत अच्छी लड़कियों को प्रभावित किया। खैर, मैं अपने पापा के साथ दक्षिण में काम करने गया। मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और मुझे एहसास हुआ कि मैं इसके लिए बना नहीं हूँ। मैंने सोचा कि जल्दी काम शुरू करना बेहतर होगा और संभावित रूप से एक टाइकून बन जाऊं। जब ऐसा होगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, शुभम तिवारी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अपनी छाती थपथपाते हुए। ठीक है, मैं भविष्य में तुम पर भरोसा करूंगा, रोहन गुप्ता ने हंसते हुए कहा। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था, लेकिन वे दोस्ताना माहौल को बर्बाद नहीं कर सकते थे, है ना? उन्हें अपने दोस्तों का साथ देने में अस्पष्ट नहीं होना चाहिए था। वे जानते थे कि शुभम तिवारी का तुम्हारा साथ दूंगा का प्रस्ताव खाली वादा नहीं था। शुभम तिवारी अपने दोस्तों के लिए वास्तव में सहज थे। हालांकि शुभम तिवारी अपने बाद के जीवन में अरबपति नहीं बने, उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। रोहन गुप्ता जानते थे कि शुभम तिवारी ने शुरू में एक फैक्ट्री में काम किया, फिर फल बेचने के लिए छोड़ दिया, धीरे धीरे फल का थोक व्यापारी बन गए। उन्होंने ये भी सुना कि शुभम तिवारी ने बाद में एक डिब्बाबंद फल कंपनी स्थापित की। इसके बावजूद शुभम तिवारी ने कभी भी श्रेष्ठता का प्रदर्शन नहीं किया या रोहन गुप्ता को कम नहीं आंका। इसके विपरीत, उन्होंने कई बार उन्हें ईमानदारी से मदद के लिए बुलाया, लेकिन रोहन गुप्ता ने हमेशा मना कर दिया। अपने सबसे प्रिय लोगों के चले जाने का अनुभव करने के बाद रोहन गुप्ता को अब बड़ी संपत्ति की ज्यादा इच्छा नहीं थी। ज्यादा पैसा कमाने का क्या मतलब? वे अपनी संपत्ति का प्रदर्शन किसे करते? वे इसे किस पर खर्च करते? अपने पिछले जीवन में वे एक आम इंसान थे और दुनिया को बदलने की इच्छा नहीं रखते थे। हाँ, चलो, मैंने इस साल पैसा कमाया, मैं तुम्हें आज रात एक अच्छे भोजन के लिए ले चलूंगा, शुभम तिवारी ने उदारता से कहा, रोहन गुप्ता के कंधे पर चढ़ते हुए। छोड़ो, मुझे आज रात घर पर खाना खाना है, वे सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। हम इसे किसी और दिन कर सकते हैं, रोहन गुप्ता ने मना कर दिया। अपनी पत्नी के साथ रात का खाना खाना ज्यादा महत्वपूर्ण था। वे उनके साथ बिताए हर पल को संजोते थे। भले ही वे ज्यादा कुछ न कर सकें, उनके साथ होना ही काफी था। ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई हाथ पैर की तरह होते हैं जबकि औरतें कपड़ों की तरह, लेकिन उनके लिए उनका परिवार सबसे महत्वपूर्ण था।
रोहन गुप्ता के मना करने पर शुभम तिवारी नाराज नहीं हुए। उनकी करीबी दोस्ती को देखते हुए वे रोहन गुप्ता और शीला लांबा के रिश्ते के बारे में सब कुछ जानते थे। यह एक ऐसी प्रेम थी जिसकी वे लालसा करते थे, लेकिन जिससे वे वंचित थे। ठीक है, फिर मैं कल तुमसे मिलने आऊँगा। तुम्हारा कोई प्लान है? मुझे नहीं चाहिए, लेकिन कल दोपहर के खाने पर क्यों नहीं आते? मुझे अब जाना चाहिए। रोहन गुप्ता ने सिर हिलाया, ये देखकर कि देर हो रही थी। अब तक उन्होंने अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीद ली थी और घर वापस जाने के लिए तैयार थे। ठीक है, ध्यान रखना कि खाने के लिए भरपूर सामान हो। मैं विपिन चौहान, ल्यू चुन और बाकियों को भी साथ ले आऊँगा, शुभम तिवारी ने कहा। उनका परिवार कस्बे में रहता था, इसलिए उन्हें लिफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रूर। रात के खाने के लिए रोहन गुप्ता ने स्वाभाविक रूप से शीला लांबा के घर खाना खाया, क्योंकि उनका अपना परिवार कल तक खाना नहीं बनाता। रात के खाने के बाद रोहन गुप्ता दिन भर की मेहनत से थकी हुई नाजुक लड़की शीला लांबा के आसपास ज्यादा देर तक नहीं रुके। खाने के दौरान उन्होंने देखा कि शीला कई बार जम्हाई ले रही थी। हालांकि उन्होंने शालीनता से इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन रोहन गुप्ता, जो पूरे समय उन्हें देख रहे थे, ने इसे देख लिया। रोहन गुप्ता को खुद जरा भी नींद नहीं आ रही थी। अगर उन्हें थकान महसूस भी होती तो वे सुपर बैंकिंग सिस्टम की ओरिजिन क्यूई का इस्तेमाल करके उसे दूर कर सकते थे और बाद में नींद की भरपाई कर सकते थे। इससे पहले अपने घर पर रोहन गुप्ता ने शीला लांबा को कड़ाके की ठंड में पसीने से तरबतर होकर सामान धोते देखा था। उनसे सहानुभूति रखते हुए उन्होंने उन्हें ज्यादा काम न करने के लिए कहा और काम बंद करने के लिए बैठने को भी कहा। लेकिन जिद्दी शीला ने जिद करके मना कर दिया, ये कहते हुए कि वे कागज जितनी नाजुक नहीं हैं। उन्होंने उन पर पलटवार किया और फिर अपना काम जारी रखने से पहले उन्हें एक तिरछी नज़र से देखा। रोहन गुप्ता उनके लिए तरस रहे थे, लेकिन जिद नहीं की। वे जानते थे कि शीला अपने सौम्य स्वभाव के बावजूद बहुत स्वतंत्र हैं। अगर वे उनसे योगदान करने का मौका छीन लेते तो वे खुद को बेकार और कोई मदद करने में असमर्थ महसूस कर सकती थीं। कुछ लड़कियों के विपरीत, जो मना करने पर भी खुशी खुशी आपको काम करते हुए देखती हैं, शीला सचमुच उनकी मदद करना चाहती थी और अपने रिश्ते के कारण किसी जिम्मेदारी से ऐसा नहीं कर रही थी। रोहन गुप्ता और शीला लांबा ने बर्तन धोने और रसोई को साफ करने का काम पूरा कर लिया था, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था। इसके बाद रोहन गुप्ता अपने घर लौट आए। अपने कमरे में वापस आकर रोहन गुप्ता ने बत्ती जलाई, सिर के पीछे हाथ रखकर बिस्तर पर लेट गए। लकड़ी के बीम, काली टाइलों और कोने में लगे मकड़ी के जाले को घूरते रहे और अपने अतीत और वर्तमान के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाए। अचानक सोचते सोचते वे कुछ खो से गए। उनका पिछला जीवन पहले से ही तय था, उसमें चिंतन करने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्यतः वो अप्रिय यादों से भरा था। लेकिन उनके वर्तमान जीवन के बारे में क्या? भविष्य में उनका क्या होगा? अप्रत्याशित रूप से उन्होंने स्वयं को उस प्रश्न पर विचार करते हुए पाया जिसका उत्तर उनके पास पहले से ही मौजूद था। पहले, इस सुपर बैंकिंग सिस्टम के साथ उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। उन्हें बस यही चिंता थी कि सिस्टम शॉप खुलने पर क्या खतरा हो सकता है, लेकिन वे पूरी उम्मीद से भरे हुए थे। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि आशा और उज्ज्वलता भविष्य नहीं है, वे तो बस विशेषण हैं। उनका भविष्य असल में कैसा होगा? एक बैंकर प्रणाली बैंकर को किस प्रकार परिभाषित करती है? क्या आप बैंक के मालिक हैं? मुद्रा पर नियंत्रण, मुद्रा जारी करने का अधिकार आपके पास होना, या मुद्रा जारी करने में अपनी बात रखना, या उपरोक्त सभी का संयोजन? उन्होंने पहले भी ये सवाल पूछे थे, लेकिन सिस्टम ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। ये बस उनकी सहायता और समर्थन के लिए कार्यों को अनलॉक करता रहा, लेकिन कोई विशिष्ट निर्देश या स्पष्टीकरण नहीं दिया। अब इस कष्टप्रद डिज़ाइन के बारे में शिकायत करना छोड़कर उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि यह केवल एक कठोर प्रोग्राम है जो चाहे जितना गाली दे लें, जवाब नहीं देगा। डिज़ाइनर के बारे में शिकायत करने के लिए उन्हें लगा कि यह बेकार है। इतना उन्नत जीवन रूप, भले ही यह मानव था या नहीं, इसे इस तरह से सेट करने के अपने कारण रहे होंगे। यह ऐसा है जैसे दुनिया का नंबर 1 शेफ आपके लिए अपनी खास डिश बनाए और आपको ये पसंद ना आए। आप शेफ की खाना बनाने की कला को दोष नहीं दे सकते, आप केवल डिश को बेस्वाद होने के लिए दोष दे सकते हैं। यह उस तरह की बेतुकी तर्क है। लेकिन फिर भी, पैसे का क्या करें, हथियारों का क्या करें? सिस्टम का इस सब के प्रति रवैया एक लापरवाह, खुद पता करो था। कुछ चीज़ें उन्हें समझ में आईं, लेकिन अन्य ने उन्हें खोया हुआ और हैरान महसूस कराया। उन्होंने शर्मा ग्रुप, स्काई एक्सचेंज और अन्य के लिए बहुत शोध और योजना बनाई थी। हालांकि ये सभी उनकी पसंद थी, उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि उनका हर चीज़ पर पूरा नियंत्रण है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि सिस्टम ने उनके लिए भविष्य में किस तरह की जिंदगी योजना बनाई है। क्या यह उनके द्वारा परिकल्पित जीवन के साथ गंभीर संघर्ष पैदा करेगा? क्या यह उन्हें मृत्यु की ओर ले जाएगा? भविष्य की अनिश्चितता रोहन गुप्ता को पागलपन की ओर ले जा रही थी। आखिरकार उन्होंने इसके बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया। ज्यादा सोचने से मानसिक समस्याएं हो सकती थीं। ये बात उनके पिछले जीवन के गुरु ने उन्हें सिखाई थी।
अगर उन्हें एहसास होता कि वे किसी विचार प्रक्रिया में बहुत गहराई तक जा रहे हैं और इससे मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, तो उन्हें तुरंत रुक जाना चाहिए। यह उन लोगों की तरह है जो समाज को दोष देते हैं, इसकी अनुचितता की शिकायत करते हैं, सोचते सोचते और गुस्सा हो जाते हैं और ज़्यादा उदास हो जाते हैं और अंततः उनके दिमाग को अंधेरा कर देते हैं। जब ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो उन्हें शुरुआत में ही कुचल देना महत्वपूर्ण है, ताकि वे नियंत्रण से बाहर न हो जाएं। जैसे ही आधी रात बीती, रोहन गुप्ता ने जल्दी से आर्बिट्रेज लेनदेन शुरू कर दिया। 1 घंटे से ज़्यादा समय बाद रोहन गुप्ता ने अपने खाते में 400 मिलियन से ज़्यादा जमा कर लिया। सभी मुद्रा विनिमय का उपयोग करने के बाद रोहन गुप्ता सीधे बिस्तर पर चले गए। अगला दिन 8 फरवरी 2005 मंगलवार सुबह सुबह रोहन गुप्ता और शीला लांबा त्योहारी उत्सव के लिए सामान खरीदने के लिए कस्बे की ओर निकल पड़े। शीला लांबा के परिवार ने पहले ही अपना सामान खरीद लिया था। सुबह की हवा अभी भी ठंडी थी। शीला लांबा मोटरसाइकिल पर रोहन गुप्ता के पीछे बैठी थीं। उन्होंने कोई अचानक त्वरण या मंदन का खेल नहीं खेला, क्योंकि शीला पहले से ही उन्हें कसकर पकड़े हुए थी। उन्होंने पहले भी कई बार ऐसा किया था, सिवाय बहुत गर्म दिनों के। भले ही रोहन गुप्ता को उन्हें छूने की अनुमति नहीं थी, लेकिन शीला ने कभी भी उनके शरीर के अन्य हिस्सों से संपर्क को अस्वीकार नहीं किया, जैसे कि गले लगाना या रोहन गुप्ता की बांह पकड़ना। शीला लांबा का चेहरा रोहन गुप्ता की पीठ से सटा हुआ था। पीछे बैठी अपनी प्रिय को ठंडी हवा से डरते हुए रोहन गुप्ता बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे, लगभग पैदल चलने की गति से। उन्हें अपने खिलाफ नर्म शरीर को धीरे धीरे महसूस करना बहुत ही हृदयस्पर्शी लगा। शीला लांबा के साथ होने पर वे किसी भी परेशानी को छोड़ सकते थे। जियाक्स्यू, तुम आखिरकार वापस आ गई। मैं तुम्हारा 1 साल से इंतजार कर रहा हूँ। जब रोहन गुप्ता इस गर्मजोशी भरे पल का आनंद ले रहे थे, उनके बगल से एक फूहड़ आवाज आई जो काफी परेशान करने वाली थी। रोहन गुप्ता ने भौहें सिकोड़कर देखा और केवल आवाज से ही पहचान लिया कि यह कौन था। करण कुरैशी, किंग कॉन्ग। एक और मक्खी भिन न रही थी। अब उन्हें समझ में आया कि कहानियों में नायक को अक्सर अपनी प्रेमिका के लिए प्रतिद्वंद्वियों का सामना क्यों करना पड़ता है। यह इसलिए था क्योंकि उनकी प्रेमिका बहुत उत्कृष्ट थी और जहां भी वह खड़ी होती थी, वहां कई इच्छुक प्रेमी उनके पास आने के लिए उत्सुक होते थे। भला संघर्ष कैसे नहीं हो सकता। आवाज सुनकर शीला लांबा ने भी भौहें सिकोड़ ली और चुप रहीं, अपना चेहरा एक तरफ कर लिया। करण कुरैशी, दूरी बनाए रखो, रोहन गुप्ता ने ठंडे लहजे में कहा। करण कुरैशी उनकी उम्र का ही था। उनकी मां का जल्दी निधन हो गया था और उनके परिवार में एकमात्र रिश्तेदार उनका जुआरी पिता था। अपने पिता के प्रभाव में उन्होंने प्राथमिक स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और बिना किसी उचित पेशे के समाज में घूमते रहते थे। फिल्मों में दिखाए गए गिरोह के नेता की तरह व्यवहार करने की कोशिश करते थे। लड़कियों को परेशान करना उनके लिए आम बात थी। उनकी अपराधों की लंबी सूची थी। रोहन गुप्ता को याद था कि भविष्य में करण कुरैशी की गलत लड़की से छेड़छाड़ करने के लिए टांग तोड़ दी जाएगी और एक परिवार द्वारा मामले को पैसे से निपटाने के बाद वो व्यवहारिक रूप से नपुंसक बना दिया जाएगा। जब रोहन गुप्ता ने इसके बारे में सोचा तो वे अपनी नफरत को रोक नहीं सके। ऐसा व्यक्ति मृत्युदंड का हकदार था। अप्रत्याशित रूप से करण कुरैशी बाद में नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल हो गया और अंततः गोली मार दी गई। मैं जिससे बात कर रहा हूँ उससे तुम्हारा क्या लेना देना। करण कुरैशी ने रोहन गुप्ता पर तंज कसा। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तुम जैसे परेशान करने वाली मक्खियों से निपटने में मैं आमतौर पर उन्हें एक ही झटके में मार देता हूँ। तुम्हारे आकार को देखते हुए, जो शायद मुश्किल से हासिल हुआ होगा, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। रोहन गुप्ता ने सीधे जवाब दिया। यह उनके सामान्य व्यवहार के विपरीत था, लेकिन करण कुरैशी के लिए उन्होंने अपवाद बनाया। जब उन्होंने इस व्यक्ति के चरित्र के बारे में सोचा तो वे खुद को रोक नहीं सके। वे उदार थे कि उन्होंने उनकी मोटरसाइकिल को लात नहीं मारी। करण कुरैशी उनकी मां की ओर से एक दूर का रिश्तेदार निकला। उन्हें ठीक ठीक याद नहीं था कि कितना दूर, लेकिन बहुत बहुत दूर। किसी दूसरी चाची के भतीजे की सास के भाई का कोई। कौन जानता है कि करण कुरैशी ने इस रिश्ते को कैसे जोड़ा। ये तथ्य कि दोनों का उपनाम कुरैशी था केवल संयोग था और उनके दादाजी की शाखा से कोई खून का रिश्ता नहीं था। सामान्य रूप से कुछ हद तक रिश्तेदार होने के कारण वे इतने असभ्य नहीं बोलते, लेकिन वे करण कुरैशी के शीला लांबा के प्रति इरादों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पिछले त्योहार पर करण कुरैशी बेशर्मी से उनके घर आया और शीला लांबा पर खूब ध्यान दिया। रोहन गुप्ता इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और अपनी चिढ़ में उन्होंने करण कुरैशी को वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन उस समय रोहन गुप्ता कमजोर थे और युद्ध में तपे करण कुरैशी का मुकाबला कहाँ कर सकते थे। वे आसानी से हार गए, अपमानित हुए। अंत में शीला लांबा के पिता ने करण कुरैशी से छुटकारा पाने के लिए हस्तक्षेप किया। यह अपमान आज भी रोहन गुप्ता को परेशान करता था। बेटे, तुम फिर से पिटाई की मांग कर रहे हो, है ना? पिछले साल जो पिटाई हुई थी वो काफी नहीं थी, है ना? करण कुरैशी मुस्कुराया। पिछले साल त्योहार के दौरान जब से उसने शीला लांबा को पहली बार सड़क पर देखा था, तब से उसके मन में उनके प्रति वासना की भावना जागृत हो गई थी। उसने कसम खाई थी कि उसे ये खूबसूरत लड़की जरूर मिलनी चाहिए और इसलिए अपनी चाहत पूरी करने के सिद्धांत के अनुसार उसने पूछताछ शुरू कर दी।
अगले ही दिन वह सीधे उनके घर गया। पहले खुद को परिचित करने की योजना बना रहा था और फिर अपने उग्र और बेलगाम व्यवहार से भोली भाली शीला लांबा को अपने वश में करने की। ये तरीका उसके लिए पहले भी हमेशा कारगर रहा था। किशोरावस्था में लड़कियां उसकी मीठी मीठी बातों और उसकी नीली मोटरसाइकिल के झांसे में आसानी से आ जाती थीं। ये ज्ञान उसे उसके वरिष्ठों ने दिया था और थोड़े से आकर्षण के साथ ये बहुत कारगर साबित होता था। करण कुरैशी की बातें सुनकर रोहन गुप्ता ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, रोहन गुप्ता कुछ क्षण के लिए अवाक रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। क्या ये घिसी पिटी बातचीत फिर से शुरू होगी? कृपया नहीं। क्या उन्हें मौखिक रूप से या शारीरिक रूप से जवाब देना चाहिए? लेकिन वे सचमुच उनके जैसे किसी व्यक्ति के साथ वाक्युद्ध नहीं करना चाहते थे। यह उनके लिए नीचता की बात थी, क्योंकि वे अरबों की संपत्ति के मालिक थे। हालांकि त्योहार के दौरान उन्हें शारीरिक रूप से बाहर निकालना अनुचित होगा। हालांकि वे शायद गंदगी साफ करने के लिए किसी को ढूंढ लेते, लेकिन नए साल के दौरान पुलिस स्टेशन जाना घिनौना होता। उन्हें अभी भी खरीदारी करनी थी और वे नहीं चाहते थे कि शीला लांबा को चिंता हो। हालांकि चूंकि परेशानियां उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं, इसलिए उन्होंने पिछले साल की कुछ शिकायतों को दूर कर दिया। हाँ, उन्हें अपने नए साल के जश्न को प्रभावित किए बिना उन्हें सजा देने का कोई रास्ता जरूर ढूंढना होगा, लेकिन कोई उचित तरीका सोचना मुश्किल था। हम डर गए हो ना? तुम काया हो? तुम शीला लांबा की रक्षा कैसे कर सकते हो? वो मेरे जैसे किसी की हकदार है। रोहन गुप्ता को चुप देखकर करण कुरैशी ने अपनी चिढ़ाने वाली टिप्पणियों से उन्हें और भी भड़का दिया। मैं जैसे ही रोहन गुप्ता कुछ कहना चाहते थे, उनकी नज़र अनजाने में करण कुरैशी की कमर पर धातु की चमक पर पड़ गई। रोहन गुप्ता हंसे, वे दिल खोलकर हंसे। सचमुच, जब कोई व्यक्ति मरने पर आमादा हो जाता है तो आप उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। रोहन गुप्ता ने करण कुरैशी की कमर के आसपास क्या देखा? आश्चर्य की बात यह थी कि यह एक हैंडगन थी। हालांकि यह सिर्फ एक पल के लिए ही दिखाई दी जब करण कुरैशी ने अपना ऊपरी शरीर हिलाया और उन्हें सिर्फ बंदूक का डिब्बा ही दिखाई दिया। फिर भी यह काफ़ी था। रोहन गुप्ता ने बहुत से आग्नेयास्त्रों के आकार और माप याद कर लिए थे और कई को खुद भी तोड़ा था। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह मॉडल 54 की एक हैंडगन थी और यह बिल्कुल असली थी। इतने लंबे समय तक बंदूकों के साथ खेलने से उन्हें काफ़ी समझ आ गई थी। रोहन गुप्ता, जो तरह तरह के आग्नेयास्त्रों के आदी थे, स्वाभाविक रूप से डरे नहीं। एक टूटी हुई पिस्तौल उनका क्या बिगाड़ सकती थी? और तो और, उनका इरादा बंदूक से नहीं बल्कि एक इंसान से लड़ने का था। अगर यह आदमी उन पर हमला करने की हिम्मत भी करता तो वे उसे बंदूक निकालने का मौका भी नहीं देते। इसके अलावा अंदर गोलियां थीं या नहीं, यह अभी भी संदिग्ध था। उन्होंने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि एक छोटे से गुंडे करण कुरैशी के पास ऐसी चीज़ होगी। भारत में इस चीज़ से निपटना आसान नहीं होता, फिर भी उसने इतनी बेशर्मी से इसे ढोने की हिम्मत की। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह बहादुर है या नासमझ। बहरहाल, इस बार करण कुरैशी को असफल होना तय था। खैर, सिर्फ एक पिस्तौल असल में करण कुरैशी पर कोई गंभीर अपराध नहीं लगा सकती। अगर वह गुप्त रूप से रखी भी होती तो भी कैद सिर्फ 1 साल या उससे भी कम होती। उन्हें ठीक से याद नहीं, लेकिन चाहे 1 साल हो, आधा साल हो या सिर्फ आधा महीना हो, वे सबसे पहले इस आदमी से छुटकारा पाना चाहते थे। इस त्योहार पर वे करण कुरैशी को दोबारा देखना नहीं चाहते थे। यदि भविष्य में करण कुरैशी के मन में शीला लांबा के बारे में अनुचित विचार आते हैं, तब वे इतने विनम्र नहीं रहेंगे, बस एक गुंडा बन जाएंगे। उनके पास करण कुरैशी को हमेशा के लिए जेल भेजने के ढेरों तरीके हैं, बस अभी उनके पास योजना बनाने का समय नहीं है। फिलहाल इसे छोटी सी सजा ही रहने दो। अगर करण कुरैशी उन्हें सिर्फ परेशान करता तो ज़्यादा से ज़्यादा वे उसे विकास खन्ना यान फेई की तरह पीट देते। लेकिन अगर सामने वाला उनके अपनों को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है तो उसे जिंदा छोड़ देना ही उसके लिए वरदान होगा। उनके परिवार को कोई छू नहीं सकता। रिहा होने के बाद करण कुरैशी को उनके और शीला लांबा के परिवार के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने से रोकने के लिए रोहन गुप्ता ने करण कुरैशी को ये बताने की योजना नहीं बनाई कि वही थे जिन्होंने पुलिस को बुलाया था। हालांकि यह थोड़ी ज्यादा सावधानी थी, लेकिन जरूरी भी थी। जैसा कि कहावत है, पछताने से बेहतर है सावधानी बरतना। पुराने पूर्वज कभी गलत नहीं होते थे। एक बार जब रोहन गुप्ता, जिनके पास एक योजना थी, ने शीला लांबा को कसकर पकड़ने के लिए कहा तो उन्होंने बस गैस घुमाई और भाग निकले। वे सचमुच ऐसे इंसान से बात नहीं करना चाहते थे, कहीं उसकी लार उनके ऊपर न गिर जाए। ऐसे इंसान से बहस करना और गालियां देना घिनौना है। हा, रोहन गुप्ता, तुम काया हो? अगर हिम्मत है तो भागो मत। करण कुरैशी ने मौके पर ही बेतहाशा हंसते हुए कहा, मानो उसे कोई बड़ा फायदा मिल गया हो। वह नाराज था, इसलिए जितना ज्यादा रोहन गुप्ता कायरता दिखाते उतनी ही उनकी संभावना बढ़ती थी। रोहन गुप्ता को बिना पीछा किए तेजी से जाते हुए देखकर वह चाहता था कि रोहन गुप्ता और ज्यादा शर्मिंदा हो। शीला लांबा को देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह के काया आदमी पर नजर रखी है। ये देखकर कि करण कुरैशी ने तुरंत पीछा नहीं किया, रोहन गुप्ता ने अपनी चिंता छोड़ दी।
मूल रूप से वे अपने मोबाइल फ़ोन की परिचितता पर भरोसा करते हुए अंधाधुंध टैक्स भेजना चाहते थे, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं लग रहा था। आगे कई बड़े मोड़ थे और वे करण कुरैशी को देखे बिना कॉल कर सकते थे। इसलिए रोहन गुप्ता ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और रिया गुप्ता, जेंगजू को डायल किया। करण कुरैशी स्थानीय गुंडा था, पुलिस स्टेशन से परिचित। यह असामान्य नहीं होता अगर शहर में कुछ पुलिस अधिकारी नहीं होते जिनके साथ उसके अच्छे संबंध हों। अगर कोई जानकारी लीक हो जाती तो परेशानी हो सकती थी। रिया गुप्ता के दबाव के साथ कम से कम ये किसी ऐसे पुलिस अधिकारी को चेतावनी के रूप में काम कर सकता था जिसके इरादे गलत हों, खास तौर पर क्योंकि उन्हें आखिरी खामी को भी बंद करना था। अगर करण कुरैशी इतना चतुर होता कि वह दावा करता कि उसने इसे पाया था और इसे सौंपने वाला था, तो न केवल उसे बरी कर दिया जाता बल्कि इनाम भी मिलता। ये बहुत घिनौना होता। रिया गुप्ता की देखभाल के साथ भले ही करण कुरैशी वास्तव में इस बहाने का उपयोग करता, वे फिर भी उसे त्योहार के दौरान अंदर रख सकते थे। रोहन गुप्ता एक बार फिर इस बात से प्रभावित हुए कि सत्ता कितनी शानदार है। कुछ सेकंड बाद रिया गुप्ता का कॉल जुड़ गया। इस समय रिया गुप्ता खन्ना काउंटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में ड्यूटी पर थी। साल के अंत के सभी निरीक्षण और सारांश बैठकें लगभग पूरी हो चुकी थीं और कल छुट्टी थी, इसलिए वे अपने कार्यालय में आराम से बैठी थीं, पैर ऊपर रखे, चाय पी रही थीं, आंखें आधी बंद करके विचार कर रही थीं कि नया साल कैसे बिताना है, नए साल की शुभकामनाएं किसे देनी है, किससे मिलने जाना है, किन रिश्तों को नए साल के दौरान बनाए रखना और गहरा करना है। सिस्टम में किसी भी व्यक्ति के लिए नए साल से पहले एक महत्वपूर्ण कार्य। भले ही अभी छुट्टी नहीं थी, लेकिन उनकी स्थिति के कारण वे सीधे घर नहीं जा सकती थीं। अचानक एक रिंगटोन ने रिया गुप्ता को उनके विचारों से बाहर खींच लिया। भले ही उनके विचार बाधित हुए, उनके चेहरे पर कोई असंतोष नहीं था, क्योंकि यह मोबाइल नंबर उनका सबसे निजी नंबर था और इसे जानने वाले या तो उनके रिश्तेदार थे या उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण लोग। रिया गुप्ता ने फ़ोन उठाया, रोहन गुप्ता का नंबर देखा और तुरंत सीधे बैठ गई जैसे कि दूसरी तरफ उनका कोई वरिष्ठ हो, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि वे कुछ गलत कर रही थीं। वर्तमान रोहन गुप्ता उस समय जितने साधारण नहीं थे जब वे उनसे पहली बार मिले थे। उनके आसपास के रिश्ते सभी प्रभावशाली थे। भले ही रोहन गुप्ता सिर्फ एक छात्र थे और उनके प्रति बहुत सम्मान रखते थे, वे उनकी अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर सकती थीं। उन्होंने जवाब बटन दबाया। नमस्ते छोटे रोहन, तुम्हारी चाची रिया तुम्हारे लिए क्या कर सकती है? रिया गुप्ता ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी तो नया साल भी नहीं आया था, इसलिए रोहन गुप्ता नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए फ़ोन नहीं करेंगे। ज़रूर कोई आपात स्थिति होगी, लेकिन वे चाहेंगी कि रोहन गुप्ता किसी भी आपात स्थिति में उनकी मदद लें। आखिरकार रिश्ते तो आपसी मदद से ही बनते हैं, है ना? नमस्ते चाची रिया, ऐसा लगता है कि हमारे कस्बे में एक गुंडा बंदूक लेकर घूम रहा है, रोहन गुप्ता ने संक्षेप में बताया। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही शानदार और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ मिस्टिक स्टोरी हब चैनल पर।